जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। दोस्तों, करंट अफेयर्स हमारे यूपीएससी के प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, ये अक्सर काफ़ी एस्पिरेंट्स को जो सवाल है वो रहता है। अब अगर आपने अब तक रेगुलरली करंट अफेयर फॉलो किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अब तक करंट अफेयर फॉलो नहीं किया है तो आपके लिए एक रामबाण इलाज जो है वो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, जो कि है PT365, जो कि विजन आईएएस जो है उसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इसमें आपका मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर जो है वो कवर हो जाता है। तो अगर आपने करंट अफेयर पूरी शिद्दत से अब तक फॉलो किया है तो ये PT365 जो है इसके थ्रू आपका रिवीजन जो है वो हो जाएगा। अगर आपने नहीं किया है तो इसके थ्रू आपको करंट अफेयर जो है पूरी तरीके से कवर करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो यहाँ पर एनवायरमेंट देखिए क्या है कि मोस्ट ऑफ दी जो सब्जेक्ट्स है वो करंट अफेयर ओरिएंटेड हमें देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट जो हिस्ट्री है। तो पॉलिटी में भी करंट अफेयर हमें देखने को मिलता है। एनवायरमेंट में बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें स्टैटिक पोर्शन से ज़्यादा करंट अफेयर जो उसके क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। प्लस अगर हम इकोनॉमी देखते हैं तो उसमें भी काफ़ी सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए PT365 जो है ये आपके लिए एक इकलौता ऐसा सोर्स बन जाता है जिससे कि आप सही करंट अफेयर जो उसको कवर कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा दिला सकते हैं। तो यहाँ पर हम एनवायरमेंट जो है वो आज कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद हम इकोनॉमी करेंगे, देन उसके बाद पॉलिटी करेंगे। मतलब यहाँ पर मैं जो सीक्वेंस में जा रहा हूँ वो भी है कि हाईएस्ट वेटेज यहाँ पर एनवायरमेंट को होता है करंट अफेयर के मामले में, देन इकोनॉमी को होता है, देन उसके बाद पॉलिटी जो है, क्योंकि पॉलिटी हमारा स्टैटिक पोर्शन में काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, शुरू करने से पहले आईएएस का कंप्लीट पैकेज प्रीलिम्स मेंस आपको देखने को मिलेगा एमएम ऐप पर। आपको जीएस पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, कंप्लीट GS1, कंप्लीट GS2, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, GS3 इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटर सेक्युलर डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, GS4 एथिक्स, और उसी के साथ साथ बोनस कोर्सेज जो है इंडिया ईयर बुक, आंसर राइटिंग कोर्स, पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट, सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको साइन अप करना होगा। आप डेमो लेक्चर जो है हर सेक्शन में जाकर पहले 2 लेक्चर जो है एज अ डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। देन उसके बाद आप प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो है वो ऑप्शन नजर आएगा। उसमें आपको वेरियस प्लान दिखाई देंगे, 3 महीने के, 6 महीने के और 2 साल के कोर्स पर डिस्काउंट है। आपको प्लान परचेस करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर एनवायरमेंट जो है वो हम कवर करने वाले हैं। तो एनवायरमेंट में हम यहाँ पर अगर देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाने हैं, तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सबसे पहले हमें देखने को मिलता है, जिसमें IPCC 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। देन उसके बाद मीथेन इमिशन, देन ओशन एसिडिफिकेशन, देन उसके बाद कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस है जिसमें हमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 COP27 देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी देखने को मिलती है। 50 ईयर ऑफ स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस है वो देखने को मिलती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखने को मिलता है। देन उसके बाद UN ओशन कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है। देन उसके बाद इनोवेशन रोड मैप जो है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज देखने को मिलता है। मिशन लाइफ देखने को मिलता है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म देखने को मिलता है। अब देखिए, जब हम यहाँ पर कवर कर लेंगे ना, उसके बाद आपको करना क्या है, जब रिवीजन आप करोगे तो सिर्फ आपको ये टाइटल पढ़ने, टाइटल पढ़ के आपको समझ जाना है कि भाई इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, तब जाकर आप अंदर जाकर वो जो PT65 है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको क्या करना है, आपको टाइटल के थ्रू ही रिवाइज करना है। तो अब यहाँ पर हम डिटेल में जाते हैं और एक एक टॉपिक जो उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ज्योग्राफी की सेपरेट नहीं निकालते हैं, यहाँ पर एनवायरमेंट में ही ज्योग्राफी जो है वो यहाँ पर मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है बेसिकली बात कर रहा है ग्लोबल सिनारियो IPCC के बारे में। अब देखिए, आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट IPCC 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर रिलीज़ की जा रही है। तो इसमें क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं कि IPCC जो है उसके बारे में आपको सीधा क्वेश्चन जो है वो पूछ दिया जाएगा कि IPCC बताओ भाई साहब क्या है ना। उसी के साथ साथ आपको आएगा कि जो IPCC ने रिपोर्ट रिलीज़ की है उसके बारे में कुछ आपको जो आंकड़े हैं, आंकड़े मतलब स्पेसिफिक आंकड़े नहीं कि कितना 22 या 34, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपको जो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इंस्टेंटली काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, काफ़ी कम हो गया है, ऐसे स्टेटमेंट जो है आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपका ध्यान देना है। तो अब IPCC अगर हम देखते हैं तो उसने 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो यहाँ पर पब्लिश की है। तो IPCC है क्या, IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज,
ठीक है। अब ये क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब क्या होता है कि एक गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट जो है उसमें हस्तक्षेप दोनों ही सरकार का होता है। ऐसा नहीं है कि एक देश की एनजीओ जो है वो यहाँ पर दूसरे देश के एनजीओ के साथ मिलकर काम कर रही है। इंटर गवर्नमेंटल है, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करती है, जो 1988 में क्रिएट किया गया था। ये साल भी इंपॉर्टेंट है, 1988 में क्रिएट किया गया था। और किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, दो ऑर्गेनाइजेशंस है। एक है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नमेंट को, है ना, इंटर गवर्नमेंटल है तो यहाँ पर गवर्नमेंट से सीधा उसका लेन देन रहेगा। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर सभी लेवल पर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करती है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। अब देखिए, जो मैंने आपको एक ये लिया था कि कैसे आपको जो स्टेटमेंट्स है उसको एलिमिनेट आपको करने की ताकत जो है वो आ सकती है। तो कैसे आ सकती है, मैंने आपको बताया, जब आप पढ़ रहे हो उसी में आपको देखना है कि कैसे यहाँ पर जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें रॉन्ग क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, है ना। तो यहीं से आपको देखना है। तो यहाँ पर मैं आपको उसका भी एक जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दूंगा, कैसे आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या करते हैं, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जो है सभी लेवल पर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो सरकारें हैं वो अपनी जो पॉलिसीज़ लेकर आई, क्या सरकार की पॉलिसीज़ ये बना कर देते हैं कि इंडिया ने ये पॉलिसी जो है वो अपनाना चाहिए, जी नहीं, इंडिया की पॉलिसीज़ में हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन गवर्नमेंट को ऐसे कुछ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं कि जिससे सरकारें जो है अपने क्लाइमेट पॉलिसीज़ जो है उसको डेवलप कर सकती है। IPCC यूएन बॉडी है ना, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको कवर करती है। 195 मेंबर्स है और इंडिया जो है वो इसका मेंबर है। बाकी कुछ की इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं जहाँ से रॉन्ग क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं। ये जो यहाँ पर प्रिपेयर करती है ना, क्या है, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर क्रिएट करते हैं। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, साइंटिफिक रिसर्च भी उसको करना पड़ेगा, है ना। तो क्या ये साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, जी नहीं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो क्रिएट किया जा सकता है जो एग्जामिनर है उसके द्वारा, कि ये खुद साइंटिफिक रिसर्च जो उसमें इंगेज नहीं होती है, बल्कि अलग अलग जो साइंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन जो है वो लेती है, तो खुद यहाँ पर इंगेज नहीं होती है। तो आपको स्टेटमेंट आ सकता है कि खुद यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च में इंगेज होती है, जी नहीं। बाद में एक IPCC जो है उसको 2007 में नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो भी यहाँ पर दिया गया था, तो नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, ऐसा भी एक स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। आपको लगेगा लड़ाई वड़ाई में तो काम नहीं करती है, फिर इसको पीस प्राइज़ क्यों दिया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसा नहीं है, उसको पीस प्राइज़ दिया गया था। तो अब यहाँ पर आते हैं हम IPCC पर। IPCC ने अपना थर्ड पार्ट जो है 6th असेसमेंट रिपोर्ट यहाँ पर किया है, जिसका टाइटल है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि कौन कौन से रिपोर्ट यहाँ पर लाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बेसिकली 3 रिपोर्ट जो है यहाँ पर ली जाती है, और हर साल होती है कि, जी नहीं, हर साल नहीं होती। इसलिए 2023 जो है उसमें एक रिपोर्ट आई है इसकी, ठीक है, 2021 में भी आई, 22 में भी आई, 23 में भी हमें देखने को मिल रही है। तो इसीलिए ये 23 में भी आई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिपोर्ट फर्स्ट अगर हम देखते हैं 2021 में आई है, वो है फिजिकल साइंस बेसिस, फिजिकल साइंस बेसिस, जो अगस्त 2021 में रिलीज़ की गई थी। देन उसके बाद हमें देखने को मिलती है क्लाइमेट चेंज 2022 की इम्पैक्ट एडाप्टेशन वल्नरेबिलिटी। और तीसरी जो सिंथेसिस रिपोर्ट है वो अभी हाल ही में रिलीज़ की गई है 2023 में, अभी हाल ही में, मतलब 1-2 दिन पहले ही रिलीज़ की गई है। तो अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो क्या है, देखिए मिटिगेशन जो है, मिटिगेशन मतलब कैसे हम हमारे एनवायरनमेंट को सही कर सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना है 1.5 डिग्री, आपको पता है, आपने पेरिस अग्रीमेंट जो है वो सब कुछ देखा होगा, ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है बिफोर 2025 रिड्यूस बाय 43% बाय 2030, ठीक है, ये रिड्यूस करना है, एंड रिच नेट जीरो कार्बन इमिशन अर्ली 2050 तक। ये साल आपको थोड़े पता रहने चाहिए कब तक हमें नेट जीरो इमिशन जो है वहाँ तक पहुँचना है। मीथेन जो है उसको रिड्यूस करना है 34% बाय 2030, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मीथेन को 2030 तक का टारगेट जो हमारा दिया गया 34%। अब ये आंकड़े आपको पूछना काफ़ी मुश्किल है कि 34% ही रहेगा, है ना, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो नेगेटिव CO2 इमिशन आफ्टर द पॉइंट ऑफ नेट जीरो एंड रैपिड एंड डीप ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शन इमीडिएट ग्रीन हाउस ऑल सेक्टर फॉलो थ्रू 2030, 40 एंड 50। तो ये चीज़ें हमें कुछ देखने को मिल रही है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है ट्रेंड किस तरीके का चल रहा है, कम हुआ है, बड़ा है ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो यहाँ पर आप देखोगे इमिशन ट्रेंड जो है ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पर आपको स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। 2010 से लेके 19, मतलब ये जो डेकेड है ना, इसमें एंथ्रोपोजेनिक जो ग्रीन हाउस, मतलब जो ह्यूमन के द्वारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन किया गया है वो बड़ा ही है। क्या वो कम हुआ है, ऐसा आपको स्टेटमेंट आ सकता है कि वो कम हुआ है, जी नहीं, कम नहीं हुआ है, वो बड़ा ही है।
और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, एनर्जी सप्लाई सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, देन उसके बाद इंडस्ट्री में आता है, देन उसके बाद एग्रीकल्चर में आता है, देन ट्रांसपोर्ट में आता है, देन बिल्डिंग में आता है। आपको क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है कि सबसे ज़्यादा काय में आता है, सबसे कम काय में आता है, ऐसी क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है। रेट ऑफ ग्रोथ जो है ये यहाँ पर लोअर हुआ है। रेट ऑफ ग्रोथ, जो रेट है ग्रोथ का, मतलब समझ लीजिए पहले हर साल 5-5% से बढ़ रहा था, मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अभी वहाँ पर 2% से बढ़ा तो है लेकिन दो मतलब रेट उसका कम हो गया है, समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। देन उसके बाद यहाँ पर बाकी जो चीज़ें हैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं एटलीस्ट 18 कंट्रीज जो है उसने सस्टेन किया ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शन फॉर लॉन्गर देन 10 ईयर्स। एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट जो है, मच लोअर पर कैपिटा इमिशन उनका देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ हमें देखने को मिलती है। देन उसका प्रोजेक्शन जो है मीडियन ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 3.2% बाय 2100 विदाउट स्ट्रेंथनिंग द पॉलिसी। अगर हम स्ट्रेंथन नहीं करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल इमिशन जो इंक्रीज हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है, जिससे कि सी लेवल राइज, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है मीथेन इमिशन के बारे में। मीथेन इमिशन, ठीक है, मीथेन आपको पता रहना चाहिए मीथेन के बारे में, क्योंकि मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है और उसकी वजह से भी काफ़ी समस्या जो है उसका हमें झेलना पड़ सकता है। तो ये मीथेन अगर आप देखोगे तो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस है, ना ही इसका कलर होता है ना ही इसकी स्मेल होती है। एंड ये प्राइमरी कंपोनेंट है ऑफ नेचुरल गैस, और पावरफुल ग्रीन हाउस गैस जो है वो हमें देखने को मिलता है। लाइफ स्पैन जो है एटमॉस्फेयर में 20 साल का इसका होता है, 20 साल का। ये कम है, अगर हम CO2 देखते हैं तो CO2 का ज़्यादा है लाइफ स्पैन, मतलब जिंदा कितना रहता है, तो सिर्फ 20 साल जिंदा रहता है। मीथेन अगर हम रिलीज़ करते हैं अभी तो 20 साल तक वो जिंदा रहेगा, फिर मर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड उससे ज़्यादा जिंदा रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ने ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें ज़्यादा अपना इम्पैक्ट डालना चाहिए, ज़्यादा अपना हस्तक्षेप करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू मीथेन, है ना। जो ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहेगा वो ज़्यादा अपना इम्पैक्ट डालेगा, पर नहीं, यहाँ पर मीथेन भले ही 20 साल रहता है लेकिन 20 साल में पूरा अपना उधम मचा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड भले ही ज़्यादा दिनों तक रहता है, ज़्यादा साल तक रहता है, लेकिन अपना उधम वो कम मचाता है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मोर देन 80 टाइम्स ग्रेटर देन CO2, 80 टाइम्स ज़्यादा है उसका। रिस्पॉन्सिबल है मोर देन 25% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये आप समझ सकते हैं। इंडिया जो है टॉप 5 मीथेन इमिटर है पूरे दुनिया में। सबसे ज़्यादा मीथेन कहाँ से निकलता है, वेटलैंड जो है वहाँ से हमें देखने को मिलता है, ये भी क्रोनोलॉजी आ सकती है। देन फॉसिल फ्यूल जो है उसके एक्सट्रैक्शन से हमें देखने को मिलता है। देन लाइफ स्टॉक, अब देखिए इंडिया में लाइफ स्टॉक, लैंडफिल ये काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमिट करता है। नेचुरल जियोग्राफिकल सीड बोलिए, राइस कल्टीवेशन बोलिए, बर्निंग ऑफ प्लांट बोलिए, ये सारी चीज़ों से जो है सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है, वेटलैंड जो है उसे सबसे ज़्यादा निकलता है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो जो रिपोर्ट्स है वो निकलती है, की फाइंडिंग आते हैं कि मीथेन जो एटमॉस्फेयर में 260% प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। तो ये आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है जो ट्रेंड है, मीथेन जो है वो क्या है, और कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले मीथेन कितना डेंजरस है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और 2021 अगर आप देखोगे तो लार्जेस्ट एनुअल इंक्रीज़ जो है वो हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। एक है ग्लोबल मीथेन प्लेज, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते एग्जाम के लिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, स्मार्ट वर्क जो है वो यहाँ पर कीजिए। इसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझते ही नहीं है, तो इनको समझना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। मैं उस पर भी सीरीज़ लेकर आऊँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, जिससे कि आपको समझ में आए कैसे हमें। देखिए क्या है, सिर्फ नॉलेज के बेसिस पर आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर सकते हो। प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी का होना बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रैटेजी कैसे रखी जाए उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो रिसेंटली यहाँ पर ग्लोबल मीथेन प्लेज अगर हम देखते हैं तो इसमें रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया है, इंडिया मेंबर नहीं है। इंडिया मेंबर नहीं है तो फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर इसका कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, इंडिया मेंबर रहना वो ज़रूरी है। और बाकी अगर आप देखोगे तो मीथेन, ठीक है, इंडिया जो है बहुत ज़्यादा निकाल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है कि इंडिया के संदर्भ में कि भाई इंडिया से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई है ना। तो इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये आप फिर भी देख सकते हो कि 100 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है, इंडिया ने उससे साइन नहीं किया है, क्योंकि रोल जो है लाइफ स्टॉक का वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। देन यहाँ पर ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर है, देन यहाँ पर ये नॉट फॉर प्रॉफिट और इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी है ना। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर नासा का अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन मिशन है। तो ये चीज़ें यहाँ पर सुपर इमिटर, आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर पता रहे तो यहाँ पर इक्विपमेंट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर टिपिकली इन फॉसिल फ्यूल वेस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर दैट इमिट्स मीथेन हाई रेट, जो हाई रेट पर मीथेन को इमिट करे, ठीक है, उसको हम सुपर इमिटर जो है वो कहते हैं।
देन आते हैं हम ओशन एसिडिफिकेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओशन एसिडिफिकेशन। तो यहाँ पर ओशन का एसिडिफिकेशन जब होता है, एसिडिफिकेशन मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर पीएच लेवल है, ठीक है, 7 पीएच लेवल है, इससे इस तरफ जब हम जाएंगे कम होंगे तो वो एसिड ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और इस तरफ जाएंगे तो न्यूट्रलिटी जो है वो यहाँ पर मतलब अल्कलाइन जो है वो यहाँ पर होता जाएगा, ठीक है। तो एसिडिफिकेशन मतलब कम हो रहा है, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है पीएच लेवल। तो यहाँ पर जो टीम है ऑफ रिसर्च, उन्होंने चेंजिंग इन केमिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न रीजन ऑफ आर्कटिक ओशन ये किया है, एसिडिटी लेवल जो है इंक्रीज हुई है 3 to 4 टाइम्स फास्टर देन दी ओशन वाटर एल्सवेयर। तो ये एक चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ओशन एसिडिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो पीएच लेवल जो उसमें रिडक्शन हमें देखने को मिलता है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। प्राइमरी कॉज क्या है, CO2 का अपटेक, CO2 जो है उसका यहाँ पर अपटेक लेना, तो ये प्राइमरी कॉज है, ठीक है। और इम्पैक्ट क्या है, जो एसिड समझ लीजिए ना, एसिड में अगर रह रहे हैं तो हार्मफुल जो है वो सब कुछ वहाँ पर जाएंगे तो मरते जाएंगी, पूरी मरीन लाइफ जो है वो ख़त्म होती जाएगी, है ना। देन उसके जोग्राफिकल रीजन अगर हम देखते हैं तो नॉर्थ पोल जो है वहाँ तक स्प्रेडेड है, एरिया विद इन आर्कटिक सर्कल, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इंडिया अगर हम देखते हैं, इंडिया इन आर्कटिक, तो आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम 2007 से चलता आ रहा है। फर्स्ट आर्कटिक पॉलिसी जो है वो अनवील की गई है। वन ऑफ द ऑब्जर्वर इन आर्कटिक काउंसिल भी है। इंडिया आर्कटिक स्टेशन हिमाद्री, ये आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी यहाँ पर आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन अगर हम देखते हैं तो आर्कटिक ये हीट हो रहा है 4 टाइम्स एज फास्ट एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप समझ रहे हो आर्कटिक रीजन जो है वो काफ़ी तेज़ी से हीट अप हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो वहाँ की आइस शीट्स है वो पिघलेगी तो सी लेवल जो है वो यहाँ पर राइज होगा। अब देखिए कुछ शीट्स ऐसी होती है, जैसे क्या होता है ना, एक शीट है ये, ठीक है, आइस शीट है। अब उसको जो मेन बड़ी शीट होती है ना वो यहाँ पर कनेक्टेड होती है, जिससे कि उसको ठंडक मिलती रहती है, जिसकी वजह से वो बनी रहती है। अब इससे अगर कनेक्शन टूट गया, ये यहाँ पर पिघल गई यहाँ पे थोड़ी सी, और इसका कनेक्शन टूट गया, तो ये एक अलग शीट बन जाती है जिसको ठंडक नहीं मिल पाती। मैं एकदम लेमन लैंग्वेज में आसान भाषा में समझा रहा हूँ, टेक्निकल इसमें नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, इसको जो समझ लीजिए, इसको ठंडक जो चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, ठंडक नहीं मिल पा रही, तो इसके जो पिघलने के आसार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी जो शीट होती है जिसका कनेक्शन मेन शीट से टूट गया है, जिसका कनेक्शन ऐसी शीट से टूट गया है जिसको ठंडक दे रही थी, जिसकी वजह से वो शीट बनी हुई थी, ऐसी को हम बोलते हैं ज़ोंबी आइस या फिर डूम्ड आइस। जो ज़ोंबी आइस या फिर डूम्ड आइस जो है ये यहाँ पर कहा जाता है। तो ज़ोंबी आइस मैसिव ग्रीनलैंड आइस शीट होती है जो इवेंचुअली सी ग्लोबल लेवल राइज करती है एटलीस्ट 10 इंचेस, ठीक है। आइस जो अटैच्ड दैट इज स्टिल अटैच टू थिकर एरियाज ऑफ आइस बट नो लॉन्गर गेटिंग फीड। यहाँ पर वो फीडिंग जो है, जो ठंडक चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, ठीक है। आर्कटिक रिपोर्ट जो है वो सब यहाँ पर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर है, एनुअली सिंस 2006 आ रही है, यहाँ पर वार्म होता जा रहा है। कुछ अलग अगर दिखता है तो मतलब बनता है, नहीं तो ऐसे कोई ये नहीं है कि वही चलता जा रहा है तो फिर क्या मतलब है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वेंशंस एंड इनिशिएटिव, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कन्वेंशन एंड इनिशिएटिव्स, तो इसमें आप देखोगे तो जो कॉप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ये हमें देखने को मिल रहा है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, यहाँ पर क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ मतलब क्या, अलग अलग देश के जो लोग हैं वो मिलते हैं और उनकी कॉन्फ्रेंस होती है, जिससे कि हम एनवायरनमेंट को कैसे बचा सके उसके बारे में बातें की जाती है। इससे पहले जो थी वो ग्लासगो में हुई थी, 26वीं ग्लासगो में हुई थी 2021 में, और अभी जो है वो हमें इजिप्ट में देखने को मिल रही है, ठीक है। इसमें जो भी हमारे प्रीवियस सक्सेस हुए हैं, भले वो पेरिस अग्रीमेंट हो, वो क्योटो प्रोटोकॉल हो, वो सारी चीज़ों को साथ में लेकर यहाँ पर आगे बढ़ना, यही हमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का मुद्दा देखने को मिलता है। बाकी इस पर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हाँ, टारगेट जो है वो आपको क्या सेट किए गए हैं, इस पर कुछ आ सकते हैं कि भाई टारगेट COP में क्या सेट किए गए हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। लेकिन इसमें मोस्टली जो जवाब होता है वो होता है ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव एडॉप्टेशन एजेंडा लिखना है, देन क्लाइमेट फाइनेंसिंग देखनी है, बैक स्लाइडिंग जो है वो अवॉइड करनी है, यहाँ पर जो लो इमिशन है उसको देखना है, जो लॉस एंड डैमेज है वो यहाँ पर सही तरीके से सपोर्ट करना है, जो इम्प्लीमेंटेशन स्केल है टाइम पर होना चाहिए, वो सब कुछ हमें करना है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं तो की आउटकम्स जो है वो है यहाँ पर एरिया ऑफ डिस्कशन एंड डेवलपमेंट, क्लाइमेट टारगेट। कंट्रीज़ ने यहाँ पर 2030, यहाँ पर साल ध्यान में रखना है, 2030 जो है वो यहाँ पर एक साल रखा हुआ है। किस लिए रखा हुआ है वो भी ध्यान देना, 2030 अगर नहीं दिख रहा है तो वो गलत मार्क कर देना, ठीक है।
क्लाइमेट टारगेट बाय द एंड ऑफ 2023 एज नेसेसरी, पेरिस एग्रीमेंट का डिटेल मिटिगेशन वर्क जो है, कैसे हमें मिटिगेट करना है उसको फाइनलाइज करना, जो फ्रेमवर्क है ग्लोबल गोल के लिए ऑन एडॉप्टेशन उसको डेवलप करना, है ना। एंड देन उसके नए प्लेस जो है USD मिलियन जो है वो एडॉप्टेशन फंड कब हुआ था, क्या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो? क्या वो कोपेंगन में हुआ था, क्या वो क्योटो में हुआ था, क्या वो रियो डी जनारियो में हुआ था, काय में हुआ था, ये आप एडॉप्टेशन फंड के बारे में बताइए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। देन फाइनेंस से रिलेटेड है ना, फाइनेंस जो है वो दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको यहाँ पर पैसा मिलेगा तो ही वो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर पाएंगे जिससे कि वो अपना इमिशन कम कर सके। लॉस एंड डैमेज एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। न्यू फंडिंग अरेंजमेंट जो है स्टैब्लिश की गई है लॉस एंड डैमेज के लिए, इसलिए नई है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को असिस्ट करेगी, पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल है एडवर्स इफेक्ट के लिए उनको, क्योंकि लॉस हो रहा है, डैमेज हो रहा है, उसको रिकवरी के लिए, ठीक है। तो इसके लिए ट्रांजिशनल कमेटी जो सेटअप की जा रही है और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। देन उसके एनर्जी अगर हम देखते हैं, कॉल टू ट्रांजिशन टूवर्ड्स लो इमिशन एनर्जी सिस्टम, ठीक है, तो ये एक चीज़ है। देन फाइनेंशियल ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देन वर्क प्रोग्राम जस्ट ट्रांजिशन ये लॉन्च किया गया है ऑन जस्ट ट्रांजिशन, इसमें हाई लेवल मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल जो है वो यहाँ पर किए जाएंगे, एग्रीकल्चर के बारे में है, टेक्नोलॉजी के बारे में है। तो यहाँ पर एक चीज़ है, फर्स्ट ये COP हुई है, ठीक है, जो पहली बार ऐसा कुछ होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। टू मेंशन फूड रिवर नेचर बेस्ड सोल्यूशन टिपिंग पॉइंट एंड राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, तो इसकी भी यहाँ पर बात की गई है। फूड ये ध्यान में रखना, फूड रिवर्स की भी यहाँ पर बात हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पर COP27 एंड ऑफ डॉक्यूमेंट कुछ मेजर यहाँ पर लिए गए हैं। अब देखिए इसमें से फर्स्ट मूवर कोएलिशन इंपॉर्टेंट है जिसमें इंडिया जो है वो मेंबर है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट मूवर बेसिकली क्या है, लॉन्च किया गया US और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसके द्वारा। फर्स्ट मूवर, तो ये ध्यान में रखिए कि फर्स्ट सबसे पहले आज़ादी किसको मिली, USA, मतलब ध्यान में रखने के लिए यार, ठीक है, क्यों, हाँ, सबसे पहले आज़ादी जो है लेके गया था USA सबसे पहले, ऐसे ध्यान में रख। ग्लासगो स्कॉटलैंड, इंडिया ने ज्वाइन किया फर्स्ट मूवर कोएलिशन बोर्ड, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ इसमें एल्यूमिनियम, एविएशन, केमिकल, कंक्रीट, शिपिंग ये सब इंक्लूड है। 30% ऑफ ग्लोबल इमिशन जो करते हैं वो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं तो एग्रीकल्चर के बारे में, फर्स्ट मूवर कोएलिशन, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, मिशन पॉसिबल पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात हुई है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला आप डॉक्यूमेंट समझ सकते हो जो एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया था, ठीक है। ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो रियो समिट जो हुई थी 1992 में, उसमें, और 1994 में फोर्स में आया। ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन जो उसको स्टेबलाइज करना है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, सबसे ज़्यादा वाटर वेपर हमें देखने को मिलता है, वाटर वेपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें CO2, मीथेन, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो हमें देखने को मिलता है। फूड, ये मैं बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि आया है एग्ज़ाम में, ठीक है, ऐसे हवा में मैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है वही यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए ध्यान में रखिए। नेचुरल क्लाइमेट एंश्योर फूड प्रोडक्शन इज़ नॉट थ्रेटेंड, फूड प्रोडक्शन जो है वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी यहाँ पर सस्टेनेबल मैनर में रहनी चाहिए। तो फूड यहाँ पर आप ये छोड़ सकते हो कि फूड का इसमें क्लाइमेट में क्या आ गया, ठीक है। इंडिया भी इसका मेंबर है, 198 पार्टीज़ है। की अग्रीमेंट स्टैब्लिश अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट जो है ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है, COP। देन उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो सर्व कर रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट, तो ये चीज़ें आती हैं। देन उसके बाद इंडिया का लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है, LTLEDs। इसमें क्या क्या है, इंडियाज़ हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन टू ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी ये यहाँ पर लिया जा रहा है। सिग्निफिकेंट एनर्जी नीड्स फॉर डेवलपमेंट, एंड इंडिया जो है वो कमिटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क UNFCCC की रिसेंटली वो यहाँ पर हुई है और उसने सबमिट किया है, उसके तहत हमें देखने को मिल रहा है कि भाई इंडिया को ज़रूरत है अभी, है ना, आगे बढ़ने की। इंडिया को क्लाइमेट रिजिलियंट जो है वो भी यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर पार्टीज़ जो है वो अग्री किए हैं कि आर्टिकल 14(1) में पेरिस एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पर देखा जाएगा एंड उसके हिसाब से यहाँ पर अपनी पॉलिसी जो उसको फॉर्मुलेट किया जाएगा, है ना, खुशहाली आएगी, गरीबी जाएगी, वही सारी जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, इसमें अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं
और पॉलिसीज़ जो है किस तरीके से टारगेट किया जाएगा वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बाकी एग्ज़ाम के लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं भी करोगे तो भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नॉट मैंडेटरी आपको ध्यान में रखना है, नॉट मैंडेटरी जो ये हमें देखने को मिल रहा है लॉन्ग टर्म लो इमिशन, ये मैंडेटरी नहीं है। अब मैंडेटरी नहीं है तो फिर कितनी भी ये कर लो ना, मतलब ये तो वही हो गया कि आप जो इलेक्शन के मैनिफेस्टो है वो यहाँ पर डाल रहे हो, है ना। 2070 तक लो इमिशन अचीव करना है। देन उसके बाद 50 ईयर ऑफ स्टॉकहोम जैसे ही आपके दिमाग में आता है वैसे ही परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो है वो आपके दिमाग में आने चाहिए। तो स्टॉकहोम 50 मीटिंग हमें देखने को मिल रही है स्टॉकहोम में, और यहाँ पर थीम जो है हेल्दी प्लैनेट फॉर प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी। तो ये एक एक इस पर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। देन उसके बाद प्रोटेक्ट करना है प्लैनेट को, रिकवरी होनी चाहिए पैंडेमिक से, एंड परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें कुछ है जो आपको ध्यान में रखनी। यूएन का फर्स्ट मेजर कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इशू 1972 में ऑर्गेनाइज किया गया था, थीम ओनली वन अर्थ। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। बाकी कुछ भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपको पढ़ने जैसा हो। देन उसके बाद यहाँ पर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट अगर आप देखोगे तो जो काफ़ी दिनों तक पोल्यूटेंट रहते हैं, है ना, जो अपने आप ख़त्म नहीं होते हैं। बाकी यहाँ पर मल्टीलैटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट अगर आप देखोगे यूएनईपी की 1971 से लेकर जो 2013 तक आए हैं वो सारे यहाँ पर दिए हुए। तो 1971 में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, कन्वेंशन ऑन नेचुरल हेरिटेज 72 में, देन साइट्स 73 में, देन मारपुल 73-78, देन LRTAP 79 में, ओजोन लेयर के बारे में वियना कन्वेंशन, वियना मैंने विमान से याद रखा था, विमान तो विमान मतलब ऊपर तो ओजोन, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर लास्ट में मीनामाटा कन्वेंशन आता है 2013 में मर्क्यूरी से रिलेटेड। तो इस तरीके से हमें चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हम जाते हैं तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो देखने को मिलता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहाँ पर इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर ये सेलिब्रेट किया 16 सितंबर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 35। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 इंडिया जो है वो पार्टी है इसका। वियना कन्वेंशन, प्रोटोकॉल ऑफ वियना कन्वेंशन, ओजोन लेयर 1985। इंडिया मेंबर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का 1992 में बनता है। अप्रूव्ड बाय रेटिफिकेशन ऑफ कीगाली अग्रीमेंट, कीगाली अमेंडमेंट जो है ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। देन उसके बाद यहाँ पर मेंबरशिप जो है रेटिफाई की गई 198 यूएन मेंबर स्टेट्स के द्वारा। ये अडॉप्ट किया गया है 2016 में, फोर्स में आया 2019 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। कीगाली अग्रीमेंट अडॉप्ट किया गया 2016 में, 2019 में आया। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ओजोन एंड ओजोन डिप्लीशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलती है जो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है, ये थिन होती जा रही है। एंटार्कटिक पर काफ़ी इसका बुरा असर पड़ रहा है। ठीक है, इसमें अलग अलग जो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हेलोन है, मिथिल ब्रोमाइड है, तो ये हमें देखने को मिलते हैं। ये काय में से निकलते हैं, रेफ्रिजरेटर, एसीज इसमें से निकलते हैं, और इसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है ना। ये जो बीमारियां हैं बेसिकली वो यहाँ पर हो सकती है। देन यहाँ पर MM अकेडमी ऐप जो है उसमें जो एनवायरनमेंट के लेक्चर्स है, जो ज्योग्राफी के लेक्चर्स है, उसमें पूरा ये डिप्लीशन कैसे होता है पूरी मैं टेक्निकल प्रोसेस जो है वो समझा चुका हूँ। देन यहाँ पर आप देखोगे तो ओजोन डिप्लीशन गैस इंडेक्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देन UN ओशन कॉन्फ्रेंस UNOC हमें देखने को मिलती है। सेकेंड UNOC जो है को होस्ट की गई केनिया और पुर्तगीज़ के द्वारा लिस्बन में। ठीक है, ये यहाँ पर हुई है। और फर्स्ट जो हेल्ड की गई थी 2017 में UN हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, फिजी और स्वीडन के द्वारा। इंडिया पार्टिसिपेंट था तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भाई UN ओशन कॉन्फ्रेंस, ओशन जो है उसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें केनिया एंड पोर्तुगल, केनिया और पोर्तुगल अलग अलग जगह है और वो भी लिस्बन में हुई। तो आप समझ रहे हो, याद रखने के लिए एकदम चुनौतीपूर्ण। ये मतलब ऐसा लग रहा है कि UPSC जो है उसमें क्वेश्चन पूछा जाए, इसीलिए इन्होंने मीटिंग जो है वो यहाँ पर की है और ये 2 देशों को उसमें शामिल किया है। और उसमें भी आर ओशन, आर फ्यूचर, कॉल फॉर एक्शन जो है वो सब लिया जा रहा है। ठीक है, इसमें 150 कंट्रीज जो उन्होंने स्केल अप किया, पर्टिकुलरली पेरिस एग्रीमेंट इंप्लीमेंट किया जाए, ग्लासगो क्लाइमेट चेंज पैक्ट जो उसको इंप्लीमेंट किया जाए उसके लिए। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है इनोवेशन रोड मैप फॉर मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज।
अब इसमें बायो रिफाइनरीज आ रहा है, ठीक है। इसमें मिशन इनोवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिशन इनोवेशन अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है उसका मेंबर है। इसमें इंडिया फाउंडिंग मेंबर है बेसिकली, इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो। इसमें 22 कंट्रीज़ देखने को मिलते हैं, EU भी देखने को मिलता है। इसमें है कि भाई इन्वेस्टमेंट, रिसर्च, डेवलपमेंट जो है वो सब कुछ होने चाहिए अफोर्डेबल, अट्रैक्टिव, एक्सेसिबल बनाने के लिए एनर्जी को। हम अक्सर कर रहे हैं ना कि भाई हमारी एनर्जी जो है वो सही तरीके से रहनी चाहिए, है ना। कितनी सारी चीज़ें हम उसके लिए कर रहे हैं, जैसे कि हमारा बेसिकली क्लाइमेट जो है वो सही तरीके से बन पाए। तो इसमें 7 मिशन है ऑफ मिशन इनोवेशन। इसमें है क्लीन हाइड्रोजन, क्लीन पावर्ड फ्यूचर, ज़ीरो इमिशन शिपिंग, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, अर्बन ट्रांजिशन, नेट ज़ीरो इंडस्ट्रीज़ एंड बायो रिफाइनरीज। तो ये 7 मिशन में से ये वाला जो है मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, इसके बारे में यहाँ पर न्यूज़ आई है। तो ये सीधे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई सातों के सातों आपको दे दिए गए या फिर उसमें से 4 दे दिए गए, 6 दे दिए गए, कौन से यहाँ पर है 7 मिशन इनोवेशन के, ठीक है। तो ऐसा आ सकता है। तो इसमें बेसिकली ये जो नाम है आपको पता रहने चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज 7th मिशन है, ये 7वां मिशन है, अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया। मेंबर्स इंडिया, नेदरलैंड को लीड किए हैं। तो ये नाम आपको पता रहने चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर आता है बेसिकली इनोवेटिव सोल्यूशन जो है वो रहने चाहिए इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज के लिए। ये सब वही है, फिर फलाना ढिमकाना जो है वही सब चीज़ें। मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। मिशन लाइफ के 3 पिलर्स हैं, चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई, चेंज इन पॉलिसी। डिमांड एंड सप्लाई तो काफ़ी इजी है, डिमांड सप्लाई एंड पॉलिसी जो है वो भी उस हिसाब से चेंज होनी चाहिए, ठीक है। इसमें मिशन लाइफ बेसिकली एट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात, यहाँ पर हुआ है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मिशन लाइफ कहाँ, गुजरात, ठीक है। ज़िंदगी मिल रही है कहाँ पर, गुजरात में, कहाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वहाँ पर। तो इसमें इंडिविजुअल को कलेक्टिव एक्शन जो है वो लिए जाने चाहिए इंडिविजुअल के द्वारा, जिससे कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। अपनी लाइफ है तो अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने को ही एक्शन लेना पड़ेगा, तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। देन यहाँ पर जो टारगेट्स है वो हमारे अचीव होने चाहिए, है ना। 80% ऑफ विलेज अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनने चाहिए 2028 तक। तो ये चीज़ें यहाँ पर आ रही है। इसमें भी आप देखोगे तो LED बल्ब का यूज़ करना, ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करना, कंपोस्ट फूड वेस्ट, रिचार्जेबल लिथियम यूज़ करना, प्लांट ट्रीज, डोनेट क्लोथ बैग यूज़ करना। तो ये मतलब बेसिकली एनवायरनमेंट के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर की जानी चाहिए, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें हैं वो कौन सी नहीं है वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म, CBAM, ठीक है। अब इसमें कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, इंडिया ने अपोज किया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म या फिर कार्बन बॉर्डर टैक्स को। ये बेसिकली टैक्स है, टैक्स कर, है ना। काय पर, कार्बन के ऊपर लिया जाएगा, क्रॉस बॉर्डर जो हो रहा है उसके ऊपर लिया जाएगा, बराबर है। तो ये अपोज किया है, ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट, इंडिया ने सपोर्ट किया है क्या, जी नहीं, यहाँ पर अपोज किया है, ठीक है। इंडिया के अंदर जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा है उसको इंडिया ने हमेशा अपोज किया है, जैसे कि मीथेन जो है उसके बारे में कि वह मीथेन जो, क्योंकि मीथेन इंडिया काफ़ी रिलीज़ करता है, उसी तरीके से कार्बन जो है उसका भी यहाँ पर आ रहा है। तो जब तक डेवलपिंग कंट्री इंडिया है, जब तक वो अपना एडवांसमेंट चाह रहा है, तब तक ऐसी चीज़ों को एलिमिनेट करता रहेगा। कार्बन बॉर्डर में एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म क्या है, प्लान किया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा 2021 की। यूरोपियन यूनियन BS6 नॉर्म जैसा हमारा है ना, वैसे उनका यूरोपियन नॉर्म है। तो इसलिए उन्होंने ये जो कार्बन है उसके ऊपर काफ़ी टैक्स वैक्स की बात करते हैं। कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट जो है जैसे कि आयरन, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, ये सबको ये करेगा फ्रॉम 2026। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिले, जिससे कि वो थोड़ा अल्टरनेटिव जो है लोग ढूंढना शुरू करें, ठीक है। तो इंडिया ने इसको मना कर दिया है क्योंकि इंडिया काफ़ी एक्सपोर्ट करता है सारी चीज़ें, है ना। तो यहाँ पर EU इम्पोर्टर्स बाय कार्बन सर्टिफिकेट करस्पॉन्डिंग टू कार्बन प्राइस। तो ये चीज़ें आ रही है, तो इतने ही आपको ध्यान में रखना है। कार्बन बॉर्डर टैक्स, टैक्स ऑन कार्बन इमिशन, जो इम्पोर्टेड गुड्स होते हैं फ्रॉम कंट्रीज लिस्ट स्ट्रिक्ट क्लाइमेट पॉलिसी, उनके ऊपर लगाए जाते हैं। कार्बन लीकेज, ग्लोबल क्लाइमेट एफर्ट्स ड्यू रीलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो ये कार्बन लीकेज होता है कि रीलोकेशन हो रहा है प्रोडक्शन का। तो
देन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में तो आपको पता है भाई, सोलर फैसिलिटी पहले था कि जो मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को टच पार्शली अब फुल्ली हो रहे हैं वो आएंगे, लेकिन अब सभी देश के लिए वो खोला गया है। तो ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रांस और इंडिया जो है उसके द्वारा किया गया है। 92 मेंबर कंट्रीज़ है, ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। बाकी ऑब्जर्वर स्टेटस जो है असेंबली का वो हमें देखने को मिलता है, अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ओपन है सभी मेंबर स्टेट्स के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देन उसके बाद यहाँ पर एक MOU भी हुआ इंटरनेशनल सोलर अलायंस और सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एविएशन सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल है 2.5 ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। तो इसीलिए ये दोनों के बीच में साठगांठ जो है वो हमें देखने को मिली है। सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिविल एविएशन जो हवा में उड़ने वाला है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में, ठीक है। एंड यहाँ पर कन्वेंशन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, जिसको शिकागो कन्वेंशन जो है ये भी कहा जाता है, कार्बन इमिशन एविएशन सेक्टर में रिड्यूस होना चाहिए इसके लिए किया गया है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी अगर आप शंकर IAS किताब पढ़ोगे तो उसमें ये टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। 62nd मीटिंग जो है फाइनल काउंसिल ऑफ GEF ट्रस्ट फंड 4 ईयर्स, ये हमें देखने को मिल रही है। बाकी एनवायरनमेंट का पूरा कोर्स अगर आपको चाहिए तो वो अवेलेबल है MM अकेडमी ऐप पर, तो डाउनलोड कीजिएगा MM अकेडमी ऐप, वहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। वर्ल्ड फॉरेस्ट, लैंड, वाटर, क्लाइमेट एंड ओशन, बिल्ड ग्रीन सिटीज़, प्रोटेक्ट थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ, टैकल मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन, ये सब हमें यहाँ पर इसके देखने को मिलते हैं। क्या क्या है GEF 7 के, वर्ल्ड फॉरेस्ट, जितने भी फॉरेस्ट है, जितनी भी ज़मीन है, जितना भी वाटर है, जितना भी क्लाइमेट है, जितना भी ओशन है, जितना भी ग्रीन सिटीज़ है, जितनी भी थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ है, मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन है, इन सब के बारे में यहाँ पर वो बात कर रहा है। मतलब ऑलमोस्ट अगर आपको आता है तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका जवाब रहेगा। देन लीडर्स प्लेज फॉर रिवर्स स्पेसिफिक लॉस बाय 2030, भाई जो भी लॉस हो रहा है उसको रिवर्स करने की कोशिश करो। GEF काउंसिल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मेन गवर्निंग काउंसिल है ये, 32 मेंबर्स है, ठीक है। 14 डेवलप, सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज से है क्या, ओनली फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज, नो, ठीक है, ओनली फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज नो। तो यहाँ पर अगर ओनली आता है तो वो स्टेटमेंट गलत रहेगा। और ये मेंबर रोटेट होते रहते हैं, ट्वाइस एनुअली मीट होते हैं, साल में 2 बार। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी अगर हम देखते हैं तो 1992 रियो डी जनेरियो के दौरान ये बनाया गया। ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर वो बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो रहे हैं उससे वो लड़ सके काफ़ी अच्छे से, ठीक है। देन उसके यहाँ पर बाकी अगर हम देखते हैं तो इसमें जो फंड मैनेज किए जाते हैं GEF के द्वारा, तो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है और लीस्ट डेवलप कंट्री फंड है। तो मतलब स्पेशल क्लाइमेट ये 2001 में किया गया था, ये 2001 में किया गया था। एडॉप्टेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, एनर्जी, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें भी एग्जिस्टिंग फंड मैंडेट टू फाइनेंस, मतलब ये भाई लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के लिए फ़ंड मैनेज किया जा रहा है ना। और 2 प्रायोरिटी एरियाज़ हैं यहाँ पर, एडम स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। टेक्नोलॉजी जो उसकी ट्रांसफ़र होना चाहिए, एंड जो स्मॉल आइलैंड्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा सपोर्ट करना है। ये बेसिकली नेशनल एडॉप्टेशन प्लान कैसे करना है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज प्रोग्राम कैसे रखने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इनिशिएटिव्स अगर हम देखते हैं न्यूज़ में, मेजर इकोनॉमिक फोरम्स है, ठीक है, ऑन क्लाइमेट एंड एनर्जी, इंडिया जो उसका मेंबर है, ये 2009 में US प्रेसिडेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये ठीक है, मतलब इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। देन वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट, ये हमें देखने को मिलती है। तो आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बाकी एग्ज़ाम के लिए मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहना चाहिए, तब जाकर ये ऐसे जो सीधे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ज़ीरो इमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल, अब देखिए व्हीकल्स जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब न्यूज़ में आ रहे हैं, इसलिए व्हीकल्स के ऊपर आ सकता है। ग्लोबल फोरम है जो 2020 में फॉर्म किया गया था, ज़ीरो इमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल, ठीक है। ज़ीरो इमिशन हमें व्हीकल्स में पार करना है, इंडिया जो है वो इसका मेंबर है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं क्लाइमेट मिटिगेशन एडॉप्टेशन है, इंडिया एडॉप्टेड NDCS, ठीक है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर इंडिया ने सबमिट किया है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फर्स्ट NDC सबमिट किया गया 2015 में, तो अभी की बात है क्या, नहीं, 2015 की बात है, ठीक है। तो इसमें एक्शन लेने चाहिए ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस करने के लिए, पेरिस एग्रीमेंट का, रेजिलियंस का, ये सब होना चाहिए। मतलब कुछ चली आएगी, गरीबी जाएगी, वही सारी बातें यहाँ पर की गई है। देन यहाँ पर आप देखो ग्लासगो की यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्लासगो के बारे में पढ़ना।
देन यहाँ पर इंडिया नेचुरली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं तो रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी 33 to 35% बाय 2030, ठीक है, मतलब 33 से 35 पर पहुँच गए बाय 45 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। तो ये अपडेटेड हमें देखने को मिलता है 45, है ना, 45 हमें इमिट ये करना है। 50% जो इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी 50% यहाँ पर लेकर आना है। एंड 2.5 to 3 बिलियन, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो दो यहाँ पर बढ़ाए गए हैं ये यहाँ पर आप ध्यान में रखिए, एक तो इमिशन इंटेंसिटी, दूसरा इलेक्ट्रिक पावर। तो बाकी कुछ इतनी इंपॉर्टेंट एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट है, एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट। अब एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट जो है बेसिकली यहाँ पर क्या कहता है, टू लिटिल टू स्लो, क्लाइमेट एडमिशन फेलियर पुट वर्ल्ड एट रिस्क पर आ गए हम, क्योंकि जो हो रहा है काफ़ी धीरे धीरे हो रहा है और ना के बराबर हो रहा है। आईपीसीसी में भी हमने देखा था, आईपीसीसी क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, याद आया, स्टैब्लिश बाय नीदरलैंड, जीसीए। यहाँ पर क्या है, जीसीए ग्लोबल कमीशन एडॉप्टेशन, ठीक है, ग्लोबल कमीशन ऑन एडॉप्टेशन, जो एडॉप्ट हम कर रहे हैं उसमें नीदरलैंड 22 कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। तो इसमें मोर देन 8 out of 10 कंट्रीज जो है एटलीस्ट वन नेशनल एडॉप्टेशन प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट, कंबाइंड एडॉप्टेशन मिटिगेशन, ये एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएनईपी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यूएनईपी बॉडीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जून 1972 में हुई थी। वो जो आईपीसीसी कब किया गया था, 1988 में, किसके द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएनईपी, याद है। तो यूएनईपी आउटकम ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका ये बाय प्रोडक्ट है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एनवायरमेंटल एजेंडा जो है यहाँ पर रहना चाहिए। 193 मेंबर है, इंडिया जो है वो भी मेंबर है, ठीक है। अम्ब्रेला इसमें काम करता है, वो चेयर्ड किया जाता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के द्वारा। एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर मल्टीलैटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट इस पर फोकस करते हैं। रिपोर्ट्स अगर हम देखते हैं तो ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट, ट्रिपल इमरजेंसी, ये सारे वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करते हैं। देन उसके यहाँ पर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, नीति आयोग ने लॉन्च किया है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क। किसने, नीति आयोग ने किया है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, नीति आयोग। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, कार्बन को कैप्चर करना है ना, जो कार्बन है उसको कैप्चर करना है एंड उसको स्टोर करना है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इससे आपको ध्यान में आना चाहिए। देन उसके बाद जो ट्रेडिंग है ना, वो आपको ध्यान में आना है, कैसे कार्बन ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसमें आप देखोगे तो इनिशिएटिव्स फॉर सी इन इंडिया, ये आईआईटी बॉम्बे, बेंगलोर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं पॉलिसी फ्रेमवर्क टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट प्रैक्टिसेबल फ्रेमवर्क टू एक्सेलरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन इन इंडिया, ये यहाँ पर करना है। प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क लेकर आना है कि भाई हो, सिर्फ खुशहाली आएगी, गरीबी जाएगी, सिर्फ पेपर में ना रहे, एक्चुअल में वो सारी चीज़ें हो। जो टेक्नोलॉजी उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर एक्सप्लोर किया जा सके, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है फ्रॉम गैसेस एटमॉस्फेयर, फॉलोड बाय रिसाइकलिंग, हमें रिसाइकलिंग जो है वो भी यहाँ पर करना है, उसको स्टोर भी करना है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली फायर एक्सटिंग्विशर, फार्मा, फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर से भी काफ़ी निकलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। देन उसके बाद हम आते हैं यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट, जो अभी मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा था। यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट, कार्बन को ट्रेड किया जाता है। तो इसमें क्या है कि वॉलंटरी कार्बन मार्केट ग्रेजुअली शिफ्ट टू कैप एंड ट्रेड, भाई कैप करना है, ख़त्म करना है, इतना ही आप इमिट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप इमिट नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा इमिट करना है तो जिसने कम इमिट किया है, समझ लीजिए यहाँ पर SRK है और यहाँ पर सलमान है, ठीक है। दोनों को सिगरेट से अगर इमिशन निकल रहा है, कार्बन इमिशन निकल रहा है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, सिगरेट से अगर कार्बन इमिशन निकल रहा है तो उस हिसाब से दोनों को एक एक पैकेट जो है वो सिगरेट पीने की इजाज़त है, ठीक है। अब एक ही पैकेट में अगर 10 सिगरेट है, ठीक है, इसमें भी 10 सिगरेट, मतलब 10-10 सिगरेट जो है वो पीने की ये दी हुई है कि तुम पी सकते हो। अब SRK ने 10 तो पी ली, उसके बाद उसको और ज़्यादा तलब लगी कि यार मेरे को 2 सिगरेट और चाहिए। अब सलमान खान जो है उसने क्या किया, उसने यहाँ पर 8 सिगरेट पी ली, अब उसको इतनी तलब नहीं लगी है। तो SRK बोलेगा भाई मेरे को तेरी 2 बची हुई है ना वो दे, क्योंकि टोटल दुनिया में 20 ही सिगरेट जो है वो निकाली जा सकती है, धुआं, ठीक है। तो ये सलमान खान बोलेगा ठीक है मैं तेरे को 2 करोड़ रुपए में बेचता हूँ 2 सिगरेट,
तो बोलेगा ठीक है मैं 2 करोड़ में ख़रीद लूँगा। तो ऐसे यहाँ पर अब ये SRK जो है, SRK ने भले ही 12 सिगरेट का इमिशन किया है, लेकिन टोटल तो 20 सिगरेट का इमिशन हुआ है ना। क्यों? सलमान खान ने जो अपना कम इमिशन हुआ था उसको बेच दिया। तो ये बेसिकली कार्बन ट्रेडिंग मार्केट जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ये आया है। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी है। देन बाकी क्लाइमेट रिलेटेड अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत, ठीक है, पाली इन जम्मू, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है वो बनी है बल्ली, जम्मू में। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधे आ सकते हैं। मतलब बेसिकली क्या है, इमिटिंग कार्बन एब्जॉर्बिंग कार्बन दोनों में न्यूट्रलिटी रहनी चाहिए। जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो मैंने आपको बताया था, है ना, स्टोर करके रखना अलग अलग इसमें। तो वेटलैंड भी काफ़ी स्टोर करके रखते हैं, ओशन काफ़ी स्टोर करके रखते हैं, फॉरेस्ट काफ़ी स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पर ये है टेम्परेचर काफ़ी राइज हो रहा है। ग्रीन वॉशिंग UPSC 2022 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेप्यूटी गवर्नर ने टैक्सोनॉमी ऑन ग्रीन फाइनेंस टू अवॉइड ग्रीन वॉशिंग, टर्म जो है ग्रीन वॉशिंग, ये बेसिकली वेस्टवर्ल्ड 1986 इसमें लाया गया था, वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा। इसमें है कि भाई कंपनीज जो है बोलती है कि हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में एनवायरनमेंट के लिए वो कुछ नहीं करते हैं। तो अपनी इमेज अच्छी सुधार लेते हैं और एक्चुअल में एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, तो ये कैसे होता है, कोई प्रूफ नहीं है, हिडन ट्रेड ऑफ किए गए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। देन उसके केलिंग कर्व आता है। केलिंग कर्व मतलब है कि मेजर एट मोना लॉ एटमॉस्फेरिक बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी, ये है डेली रिकॉर्ड ऑफ ग्लोबल एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देन बाकी रिपोर्ट एंड इंडाइसेस अगर हम देखते हैं तो रिपोर्ट एंड इंडाइसेस पर सेपरेट वीडियो जो है वो लेकर आऊँगा मैं। तो रिपोर्ट एंड इंडाइसेस आप चाहते हो तो इसमें से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं लेकर आने वाला। तो ये जो मैंने IPCC आपको बताया था, IPCC वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्लस UNEP के द्वारा बनाया गया है। तो UNEP हमने देख लिया, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैब्लिश बाय रेटिफिकेशन ऑफ कन्वेंशन 1950। ऑब्जेक्टिव है अर्थ का एटमॉस्फेयर इंट्रैक्शन, लैंड, ओशन, वेदर, सब कुछ यहाँ पर बताएगा। 193 मेंबर कंट्रीज में इंडिया जो है वो मेंबर है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस का सुपर बॉडी है, स्पेशल एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। देन उसके बाद यहाँ पर बाकी जो है रिपोर्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे मैंने आपको बोला, रिपोर्ट हम देखेंगे आगे सेपरेट वीडियो में। देन उसके बाद हम आते हैं पोल्यूशन पर। पोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें है अलग अलग पोल्यूशन। इसमें एयर पोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है, वाटर पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, ई वेस्ट हमें देखने को मिल रहा है ना। नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें बेसिकली एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की मोस्टली बात की गई है। क्यों? एयर पोल्यूशन जो है, न्यू टारगेट फॉर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है उसमें कुछ नए टारगेट दिए गए हैं। 40% रिडक्शन जो है पार्टिकुलेट मैटर कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए। पार्टिकुलेट मैटर 2.5, 10, है ना, ये पार्टिकुलेट मैटर्स हमें देखने को मिलते हैं। और 2026 तक 40% रिडक्शन इसमें होना चाहिए। 40%, ये ध्यान में रखना है, ये आ सकता है, ठीक है, 40% रिडक्शन। एंड यहाँ पर NCAP 2019 में लॉन्च किया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव मिटिगेशन एक्शन फॉर प्रिवेंटिंग कंट्रोल एयर पोल्यूशन। एंड पार्टिकुलेट मैटर 2.5 PM10 ये हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर आप देखोगे तो दिल्ली क्योंकि काफ़ी पोल्यूटेंट देखने को मिली है, तो इससे रिलेटेड न्यूज़ है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है वो किया गया है। 131 सिटीज़ रैंक की गई है एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने में अप टू 40%। तो इसमें 3 ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है, पॉपुलेशन ऑफ ग्रेटर दैन 10 लाख, पॉपुलेशन बिटवीन 3 to 10 लाख एंड पॉपुलेशन लेस दैन 3 लाख। तो ये सर्वेक्षण में एनुअल असेसमेंट जो है, सेल्फ असेसमेंट यहाँ पर रहेगा। इसके लिए प्राण ऑनलाइन पोर्टल जो है वो भी लाया गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कैश रिवॉर्ड इसमें दिया जाएगा। थर्मल पावर प्लांट अगर आप देखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2 ईयर एक्सटेंशन दिया है थर्मल पावर प्लांट को ऑन SO2 नॉर्म्स। अब SO2 नॉर्म जो है बेसिकली ये यहाँ पर मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो उसको ख़त्म करना है, क्योंकि वो काफ़ी बुरा असर डालता है हमारे एनवायरनमेंट पर। तो उसके लिए जो पहले जो टाइमलाइन दिया गया था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। 2015 में
पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मर्क्यूरी, वाटर यूज फॉर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जो है उसके लिए नोटिफाई किया गया था। लेकिन अब इनिशियली डेडलाइन जो है वो 2017 और एक्सटेंडेड टू 2022। अब डेडलाइन जो है ये सभी कैटेगरीज के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखोगे विद इन 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन, एंड ऑफ 2022 है ना, डेडलाइन पैरामीटर, डेडलाइन फॉर SO2 24 किया गया है। विद इन 10 किलोमीटर ऑफ रेडियस क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया 25 कर दिया गया है, एंड रिमेनिंग प्लांट्स 26 कर दिया गया है। क्लियर है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसमें CAQM है। ये जो है बैन यूज़ ऑफ कोल इन दिल्ली एंड नियर बाय सिटीज़, कोल जो है उसको बैन ही कर दे रहा है दिल्ली और नियर बाय सिटीज़ के लिए फ्रॉम जनवरी 23। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक्ट के थ्रू बनाई गई है ना। देन उसके यहाँ पर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन 2020 थ्रू ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है ये लाई गई थी। और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो फंक्शंस क्या है, एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना, प्लान करना और रिसर्च करना। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर आता है WHO एयर क्वालिटी डेटाबेस। एयर क्वालिटी डेटाबेस है 20 टू अपडेट एयर क्वालिटी डेटाबेस। ऑलमोस्ट एंटायर ग्लोबल पॉपुलेशन 99% ब्रीथ एयर दैट एक्सीड WHO एयर क्वालिटी लिमिट, मतलब 99% जो पॉपुलेशन है हम भी उसमें आते हैं जो WHO ने सेट किया है कि जो एयर क्वालिटी रहनी चाहिए उससे बुरी क्वालिटी जो है हम यहाँ पर फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एनुअल मीन कॉन्सेंट्रेशन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर सभी इसमें आ रहे हैं। तो एयर क्वालिटी गाइडलाइन रिकमेंडेड लेवल जो है एयर क्वालिटी PMO, O3, N2O, SOS फर्स्ट रिलीज़ किया गया था 1987 में। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा एयर क्वालिटी गाइडलाइन जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इससे हम ज़्यादा ही ये कर रहे हैं। अब आंकड़े आपको नहीं पूछे जाते हैं, आंकड़ों पे ध्यान नहीं देना है। तो इसमें आप देखोगे तो बाकी इनिशिएटिव्स जो है भारत 6 नॉर्म जो है वो हमारे देश में लाया गया है एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, है ना। ये मैंडेटरी बन गया है फ्रॉम 2020। देन उसके यहाँ पर कंप्लायंस जो है वो यहाँ पर लाए गए हैं, डीजल कार के लिए कंप्लायंस लाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। बाकी ग्रीन क्रैकर्स जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं जो 30% लेस पोल्यूशन करते हैं। इसमें हमें श्वास, स्टार एंड सफल, ये 3 देखने को मिलते हैं। तो ये ऑलरेडी इस पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बाकी आपको पढ़ना है तो इसमें से पढ़ सकते हैं। देन वाटर पोल्यूशन आता है। वाटर पोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर 2022। यूनाइटेड नेशन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर कंक्लूड किया गया पेरिस में। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज किया गया था UN वाटर, यूनेस्को एंड IGRAC के द्वारा। ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, उसको रोकने के लिए। तो यहाँ पर 5 पिलर्स जो है यहाँ पर रिलीज़ किए गए थे। एंड वाटर स्टोरेज इन रॉक एंड सॉइल, 99% ऑफ लिक्विड फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। तो बेसिकली क्या है ग्राउंड वाटर? ग्राउंड वाटर क्या है? वाटर जो रॉक्स और सॉइल जो है उसमें स्टोर्ड है ना। फ्रेश वाटर अर्थ में जो हमें देखने को मिलता है, मतलब खोद के जो हम पानी जो है वो निकालते हैं। तो इंडिया में भी काफ़ी उसका बुरा असर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है अलग अलग एफर्ट्स लेकर आती है जिससे कि हम ग्राउंड वाटर जो है उसको प्रिजर्व कर सकें। इंडिया लार्जेस्ट यूज़र है ग्राउंड वाटर का, 1/4 ऑफ टोटल ग्लोबल विड्रॉल जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर कैसे होता है, तो एक्सट्रैक्शन, इरिगेशन के लिए काफ़ी एक्सट्रैक्शन उसका होता है ना। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पर काफ़ी सारे होते हैं। तो ये चीज़ है। अब वाटर कन्वेंशन अगर हम देखते हैं, 30th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप वाटर कन्वेंशन, इसमें इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट एंड इंटर गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है। अडॉप्ट किया गया है हेल्सिंकी 1992 में, 1996 में ये फोर्स में आया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप ये 1947 में सेटअप किया गया था। देन पैन यूरोपियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के, इंडिया मेंबर नहीं है इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्स, अनकन्वेंशनल किसको बोलते हैं? देखिए कन्वेंशनल तो ठीक है भाई, हमको पता है ना। वाटर रिसोर्सेज कैसे हम यहाँ पर वाटर जो उसको ला सकते हैं अनकन्वेंशनल तरीके से, तो हार्वेस्टिंग वाटर फ्रॉम एयर एंड ग्राउंड। जैसे क्या है कि ठीक है बरसात हो रही है उससे हम पानी ले रहे हैं, वो तो बात कन्वेंशनल हो गई कि ठीक है वो होता ही है। लेकिन सोचिए कि एयर में जो वाटर वेपर्स है उसको हार्वेस्ट करना, उसको लेना, है ना, बाय क्लाउड सीडिंग और रेन एनहांसमेंट। फॉग हार्वेस्टिंग, फॉग जो हार्वेस्ट करते हैं फॉग से हार्वेस्ट किया जा रहा है ना। देन फॉग हार्वेस्टिंग, यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हो रहा है। देन डिसैलिनेशन, जो सॉल्ट है उसको रिमूव कर देना
समुद्र के पानी से। देन फ्रेश एंड ब्रैकेज ग्राउंड वाटर ऑफशोर एंड ऑन शोर, उसको लेना। वाटर जो यूज़ हुआ है उसको फिर से यूज़ करना। वाटर फिजिकली मूव करना, जो वाटर स्केयर है वहाँ से लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इससे आप थोड़ा दिमाग में ला सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अनकन्वेंशनल आती है, तो ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है। बाकी हेवी मेटल कॉन्टामिनेशन है। हेवी मेटल का कॉन्टामिनेशन होता है पानी में, वाटर में, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके की बीमारियाँ होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक अगर होता है तो उसे ब्लैक फुट डिसीज़ हमें देखने को मिलता है। फ्लोराइड अगर होता है तो फ्लोरोसिस होता है। मैग्नीज अगर होता है तो अलग इम्पेयर होता है इंटेलेक्ट डेवलपमेंट में। यूरेनियम अगर होता है तो बोन कैंसर तक जा सकता है। एंड नाइट्रेट अगर होता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो हाई टॉक्सिक लेवल जो है यहाँ पर नहीं जानी चाहिए। हेवी मेटल्स नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स होते हैं, हाई एटॉमिक वेट होता है। एंड एग्जांपल आयरन, निकेल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, कॉपर, ये सब हमें हाई मेटल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। देन यहाँ पर लीड पॉइजनिंग काफ़ी ज़्यादा फैल रही है। लीड पॉइजनिंग ये हो रहा है, लीड की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। मतलब आप देखोगे तो नीति आयोग काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसने ढूंढा है कि भाई हेल्थ पर काफ़ी इसका बुरा असर पड़ रहा है। लीड अर्थ क्रस्ट में काफ़ी ज़्यादा लीड होता है। माइनिंग, स्मेल्टिंग, रिफाइनरी इंडस्ट्री, इसमें से काफ़ी सारे निकलते हैं। ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देन उसके बाद आता है PFAS, पर एंड पॉलीफ्लोरोसिल सब्सटेंस, PFAS। ये कॉमन यूज़ अगर हम देखते हैं तो नॉन स्टिक कुक एंड बेक वेयर इसमें आता है, जो स्टिकी नहीं हो सकते हैं। फायर फाइटिंग इसमें होता है। तो ये काय में है, ये आपको आ सकता है। PFAS कौन से इसमें होता है, नीचे दिए गए में से ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं। तो आपने सोचा होगा यार इसके बारे में तो कभी सुना ही नहीं है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो सजेस्ट किया है रेन वाटर अराउंड द वर्ल्ड इज़ कॉन्टेमिनेटेड बाय PFAS। रेन वाटर जो है हमारा, जो पानी बरसात आ रही है वो यहाँ पर इससे पीड़ित हो रहा है। केमिकल्स विद पार्शियल एंड कम्प्लीटली फ्लोरिनेटेड कार्बन चेन, ये हमें वेरिड लेंथ में देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फूड इन ब्लड ऑफ पीपल एंड एनिमल, ये मतलब बेसिकली ब्लड जो है एनिमल्स के उसमें फाइंड किया गया है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है PFAS। ठीक है। वाटर एंड ऑयल प्रूफ अप्रैल में होता है। देन स्टेन रेजिस्टेंस इसमें होता है। फूड पैकिंग में हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका जवाब रह सकता है अगर आपको क्वेश्चन आता है तो। देन उसके बाद यहाँ पर नॉलीफिनॉल, ये NP हमें देखने को मिलता है, इरिगेशन ये सब। बाकी आप देख सकते हो इसमें से एंडोसल्फन जो ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो बेसिकली ये आप देखोगे तो केरला जो है काफ़ी पैसे पे करता है। एंडोसल्फन ये बायोसाइड हमें देखने को मिलता है जो यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी इसमें जो बैन है वो भी लगाया गया है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखें। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। माइक्रो प्लास्टिक अगर आप देखोगे है ना, काफ़ी वाटर में फैल रहा है। माइक्रो प्लास्टिक लेस दैन 5 mm साइज़, उसमें सभी ये सब आते हैं, ये वाटर बॉडीज़ में जाते हैं। देन उसके वाटर बॉडी को ख़राब करते हैं, है ना। नैनो प्लास्टिक हमें देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद आता है अर्थ गंगा। अर्थ गंगा, यहाँ पर सेवरल इनिशिएटिव्स जो लॉन्च किए गए हैं अर्थ गंगा के अंडर में। और कंसेप्ट जो है प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग नेशनल गंगा काउंसिल मीटिंग कानपुर 2019 में लाया गया था, अर्थ गंगा। ठीक है। गंगा बेसिन जो है उससे अराउंड है। नए इनिशिएटिव्स जो लॉन्च किए गए हैं उसमें है जलज, 26 लोकेशन में लॉन्च किया गया है। देन सहकार भर्ती, देन टूरिज़्म रिलेटेड पोर्टल एवं अवतार। ये अवतार ध्यान में रखना भाई, अवतार ये टूरिज़्म रिलेटेड है। ठीक है। टूरिज़्म रिलेटेड जो है वो यहाँ पर लाया गया है। इसमें डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी जो है वो हमें देखने को मिलती है, जल शक्ति ने लॉन्च किया है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो नमामि गंगे है उसमें जो भी है उसका यूटिलाइजेशन होना, मॉनिटर करना, है ना, लोगों के साथ कनेक्ट बनाना। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो चेयरपर्सन होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन चेयरपर्सन होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट क्योंकि डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन, कलेक्टर, है ना, जो आप सब बनना चाहते हैं, जो आप में से बहुत सारे लोग बनेंगे। बाकी इनिशिएटिव भारत टैप है, ये स्वच्छ मिशन जो है उसके तहत, जो सैनिटरी वेयर साइकिल, रिड्यूस वाटर कंजम्पशन, तो ये बेसिकली पानी प्रोवाइड करना। देन निर्मल जल प्रयास है, नेशनल वाटर अवार्ड है, जलदूत ऐप है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, ये जल शक्ति के द्वारा नहीं, ध्यान में रखना है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन जो है वो हो सकता है। ठीक है। ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो यहाँ पर देखना इसका काम है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। तो यहाँ पर UNCCD से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन।
तो इसमें UNCCD जो है ये यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी इसमें अगर आप देखोगे तो 15 सेशन जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूनाइटेड नेशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये कंक्लूड किया गया रिसेंटली, और ये बाइनली मिले हैं सिंस 2001। और थीम जो है लैंड, लाइफ, लिगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी, है ना। जितने भी लीडर्स है गवर्नमेंट के उनको साथ में लेकर आना, एंड देन ये करना वो करना, ये सारी चीज़ें इसमें चलती है। नए कमिटमेंट्स क्या हुए थे ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये UNCCD क्या है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन इस पर आ सकता है। तो ये 1994 में स्टैब्लिश की गई थी, याद कीजिए 1972, 1988 एंड यहाँ पर 1994, है ना। सोल लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल बाइंडिंग एग्रीमेंट है ये। बाइंडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सीधा स्टेटमेंट आता है कि ये लीगली बाइंडिंग है या बाइंडिंग नहीं है। तो यहाँ पर ये लीगली बाइंडिंग है UNCCD। भाई लैंड जो है डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन की वजह से लोगों को पीने को पानी नहीं मिलेगा, इसे लीगली बाइंडिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन है ये यहाँ पर हो लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड, कार्बन न्यूट्रलिटी से रिलेटेड, दोनों चीज़ें इसमें आती है। लैंड डिग्रेडेशन भी आता है प्लस कार्बन न्यूट्रलिटी जो है ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। 196 कंट्रीज़ है और यूरोपियन यूनियन हमें देखने को मिलता है। बाकी इंडिया जो है वो भी इसका पार्टी है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर मेजर इनिशिएटिव्स जो यहाँ पर लॉन्च किए गए, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, LND फंड, लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम जो है यहाँ पर लाए गए हैं। नए कमिटमेंट्स यहाँ पर किए गए हैं अगेन 2030, लैंड डिग्रेडेशन जो उसको रिस्टोर करना है ना। देन उसके बाद यहाँ पर जो बेसिकली अबीड जन कॉल यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। बाकी इनिशिएटिव ड्रॉट जो है, बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव, ये सारी चीज़ें जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक है यहाँ पर ड्रॉट लैंड, तो ड्रॉट लैंड ये आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर किससे रिलेटेड है इनिशिएटिव। देन लाइट पोल्यूशन आता है। लाइट पोल्यूशन इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक रिसेंटली कंडक्ट किया गया। डार्क स्काई एसोसिएशन जो है ये यहाँ पर होस्ट करता है, ठीक है। मतलब जो लाइट है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, लाइट पोल्यूशन की वजह से क्या समस्याएं आती है, इसके वजह से हमें जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है। लाइट पोल्यूशन की कंपोनेंट्स क्या क्या है तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ग्लेयर है, स्काई ग्लो है, लाइट ट्रीपास है एंड कटर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है। यहाँ पर आप बोलोगे कटर कहाँ से आ गया, तो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, अगर यही स्टेटमेंट्स आते हैं। मतलब यहाँ पर ब्राइट, कंफ्यूजिंग, एक्सेसिव ग्रुपिंग जो है लाइट सोर्स की, उसको क्लटर कहा जाता है। देन उसके यहाँ पर लाइट जो गिर रहा है, नॉट इंटेंड टू पास और नीडेड, लाइट ट्रीपास, इसे ट्रेसपास कहा जाता है। एंड स्काई ग्लो एंड ग्लेयर। वेस्ट मैनेजमेंट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसको बैन किया जा रहा है। सेवरल सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया है एंड उनको बैन करने की यहाँ पर बात की जा रही है। प्लास्टिक स्टिक, रैपिंग फिल्म, कटलरी आइटम एंड अदर आइटम जिसमें प्लास्टिक जो है उसका इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बैन नॉट अप्लीकेबल टू कंपोस्टेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीधा यहाँ पर आ जाएगा ऑल अगर इसमें आता है तो स्टेटमेंट गलत रहेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ इस पर प्लास्टिक जो है उसको बैन अप्लीकेबल नहीं किया गया है। ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। देन यहाँ पर अलग अलग जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं एनफोर्समेंट ऑफ बैन, इसमें गवर्नेंस पोर्टल ऐप है ना, प्रकृति मैस्कॉट, मतलब बेसिकली अलग अलग चीज़ें यहाँ पर लाई गई है जो आप देख सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 यहाँ पर आ रहा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन जो है मुझे ऐसा लगता है कि इस पर चांसेस 90% है इस पर क्वेश्चन आने के। अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने नोटिफाई किया है वेस्ट रूल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके तहत। इसमें वेस्ट क्या होता है कि जो भी हम जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उससे हम कूड़े में फेंक रहे हैं उसे यहाँ पर वेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि नॉट रिकवर्ड इन वेस्ट रूल, एंटिटीज नॉट कवर्ड, कौन सी कवर्ड नहीं है वेस्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंटिटीज़ वेस्ट बैटरीज, पैकेजिंग प्लास्टिक्स, माइक्रो एंटरप्राइज, रेडियो एक्टिव वेस्ट कवर्ड इन बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ठीक है, एंड MSME डेवलपमेंट एक्ट एंड एटॉमिक एनर्जी एक्ट। तो यहाँ पर ये जो एंटिटीज़ है ये वेस्ट रूल में इंक्लूडेड नहीं है, जबकि आप बोलोगे वेस्ट बैटरीज जो है, बैटरीज ये तो इलेक्ट्रॉनिक वाला आ जाएगा, लेकिन वो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल में आती है।
वही अगर हम बात करें ये आना ई वेस्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ई वेस्ट रूल 2022 में कौन सी नहीं आती है वो यहाँ पर बात हो रही है। पैकेजिंग प्लास्टिक वेस्ट में माइक्रो एंटरप्राइज एमएसएमई डेवलप, रेडियो एक्टिव वेस्ट ये एटॉमिक एनर्जी में आता है, ठीक है। तो मतलब ई वेस्ट डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डिस्कार्डेड एज वेस्ट, ये इसमें कवर किया जाता है। रेगुलेशन अगर आप देखोगे तो अलग अलग रेगुलेशन लाए गए थे, पहले तो कोई रेगुलेशन नहीं था, देन बाद में यहाँ पर लाया गया कि उसको सही तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, है ना। ई वेस्ट रूल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया 2011 में। कॉन्सेप्ट जो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि भाई वो यहाँ पर सही तरीके से उसको रीयूज़ करने के लिए ले जाए। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लाई गई है। देन उसके बाद यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग जो है वो यहाँ पर लाया गया है। तो बेसिकली क्या है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली दी गई है रिसाइकिल करने के लिए। स्टेटस क्या है, थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में, चाइना और यूएसए के बाद। मतलब इंडिया जो है इसमें भी कहीं पीछे नहीं है, ई वेस्ट को मैन्युफैक्चर करने में भी काफ़ी आगे है, ठीक है। और कंप्यूटर डिवाइस 70% यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। देन इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़, इसमें स्टॉकहोम कन्वेंशन जो मैंने आपको बोला, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो है फट से आपके दिमाग में आना चाहिए, तो यहाँ पर भी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो है वो देखने को मिलता है। केमिकल जो परसिस्टेंट है एनवायरनमेंट में, है ना, जो मतलब जाता नहीं है, एडवर्सली ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट करता रहता है। तो इसमें 4 ऑफ द 5 केमिकल्स अंडर कंसिडरेशन इसमें हमें मीटिंग के दौरान देखने को मिलते हैं। इसमें बेसिकली फ्लेम रिडार्टेंट UV328, मीडियम चेन क्लोरिनेटेड पैराफिन्स, लॉन्ग चेन परफ्लोरोकार्बोलिक एसिड एंड क्लोरफायरिफोस, ये पेस्टिसाइड जो है ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन अगेन लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है ना। हमने वो कौन सा देखा था लीगली बाइंडिंग, याद है क्या? अभी जो हमने देखा था लैंड डिग्रेडेशन के बारे में, है ना। तो ये भी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। एंड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम POPs परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, इंडिया जो इसका पार्टी है, 186 पार्टीज इंडिया ने रेटिफाई किया 2006 में। तो ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसमें एनेक्स ABC आता है। ए में क्या है, एलिमिनेट द प्रोडक्शन एंड यूज़, प्रोडक्शन एंड यूज़ जो है उसको एलिमिनेट करो। बी में क्या है, रिस्ट्रिक्ट करना है प्रोडक्शन एंड यूज़, रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। पहला है एलिमिनेट ही कर देना है, दूसरा है रिस्ट्रिक्शन। एंड अनइंटेंशनल प्रोडक्शन, अनइंटेंशनल रिलीज जो है उसको यहाँ पर रिड्यूस करना है, कि जो भाई हम सोच नहीं रहे फिर भी निकल रहा है। रोटरडैम कन्वेंशन, इंटरनेशनल ट्रेड हजार्डस पेस्टिसाइड्स के बारे में रोटरडैम हमें देखने को मिलता है। तो ये दो जो है ना, स्टॉकहोम और रोटरडैम, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, रोटरडैम कन्वेंशन ये भी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। देन उसके बाद यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कंट्रीज रिगार्ड टू हजार्डस केमिकल्स, जो यहाँ पर केमिकल्स है उनके बारे में, ठीक है। पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस यहाँ पर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को, अगेन रिपोर्ट एंड इंडाइसिस मैंने आपको बोला है कि वो सेपरेट इसमें कवर करेंगे। बाकी यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमें देखने को मिलता है, तो बायोडाइवर्सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें COP15 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD ये हमें देखने को मिला है। तो 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो है यहाँ पर रिसेंटली कंक्लूड किए गए हैं कनाडा में, चेयर्ड किया गया चाइना के द्वारा, होस्ट किया गया कनाडा के द्वारा। और ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है वो हम अडॉप्ट कर सके। जो Aichi बायोडाइवर्सिटी टारगेट है एक्सपायर हो गई 2020 में, उसको रिप्लेस किया जा सके, तो ये हमें देखने को मिलता है। CBD क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है उसके ऊपर कन्वेंशन है, ठीक है। इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग मल्टीलैटरल ट्रीटी है, लीगली बाइंडिंग है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड रियो डी जेनेरो समिट में हुआ, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके कंपोनेंट्स को सस्टेनेबल यूज़ करना है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। इंडिया जो है पार्टी 196 कंट्रीज़ है, तो ये चीज़ यहाँ पर आती है। बाकी तो कुछ इतना याद रखने लायक या फिर एग्ज़ाम में पूछने लायक नहीं है। देन उसके यहाँ पर एक आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल 2030 ग्लोबल टारगेट्स, इसमें थ्रेड जो है बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस करना है, लोगों की नीड मीट करना है, एंड सोल्यूशन जो है मेन स्ट्रीम में इम्प्लीमेंट करने के लिए करना है। बाकी एग्जाम के लिए इसमें से पूछने लायक नहीं है। इंडियन CBD अगर हम देखते हैं तो पार्टी बना 1994 में,
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है वो यहाँ पर 2002 में लाया गया है। वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप यूएन डिकेड ऑफ इकोनॉमी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, फर्स्ट इन वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप जो है साइडलाइन ऑफ कॉप CBD में देखने को मिल रहा है। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल लार्ज स्केल लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, मतलब जो हम रिस्टोर कर रहे हैं ना, इकोसिस्टम हमारा हो गया है ख़राब, देन उसको हम यहाँ पर रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बारे में ये चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, बाकी 10 प्रिंसिपल्स जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 10 प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल कंट्रीब्यूशन, ब्रॉड एंगेजमेंट, मेनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, बेनिफिट्स ऑफ नेचर एंड पीपल, एड्रेस कॉज ऑफ डिग्रेडेशन, नॉलेज इंटीग्रेशन, मेजरेबल गोल, लोकल मॉनिटरिंग एंड पॉलिसी इंटीग्रेशन। तो ये है, आपको एक बार पढ़ लोगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा क्या उसमें से नहीं आ सकता है और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। देन लिस्ट ऑफ इनॉग्रल वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक नमामि गंगे जो है ये रिस्टोरेशन का एक इम्पॉर्टेंट है कि भाई रिस्टोरेशन इसमें डाला गया है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट 2022 की बैरोमीटर रिपोर्ट आई है। अब इसमें IUCN ने फर्स्ट रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर लाई है, और उसी के साथ रिस्टोरेशन बैरोमीटर लॉन्च की गई 2016 में एज अ बून चैलेंज बैरोमीटर। तो इसमें 8 इंडिकेटर्स बेसिकली है। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि ये देखने को मिल रही है 2016 में। देन 8 इंडिकेटर्स इसके हमें देखने को मिल रहे हैं। फाइंडिंग क्या है कि इन्वेस्टमेंट है ना, डेटा जो इक्वेटर है, इंडिया, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये फाइनलाइज जो है वो किया गया है, बाकी कुछ खास नहीं है। अपडेटेड रेट लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़, इसका ऑलरेडी मैंने जो टेलीग्राम चैनल है मयूर मोगरे नाम से टेलीग्राम चैनल है, उससे मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं थ्रेटेंड स्पीशीज़ के बारे में। तो यहाँ पर डुगोंग मैंने डाला था, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, और ईस्ट अफ्रीका, न्यू सेलेडोनिया इसमें हमें देखने को मिलता है। सी काउ के नाम से जाना जाता है। हर्बीवोरस मरीन मैमल है, ओनली हर्बीवोरस मरीन मैमल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बाकी मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हो। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इंडिया ने होस्ट किया है 9th सेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स एंड फूड एंड एग्रीकल्चर। प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ठीक है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। तो ये यहाँ पर क्या है, प्लांट के बारे में भी बात हो रही है एंड फूड एंड एग्रीकल्चर जो उसके बारे में बात हो रही है। तो ये बेसिकली इसमें अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है उसके द्वारा होस्ट किया गया है, तो ये एक चीज़ इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इंडिया जो है इसमें इंक्लूडेड है। तो ये चीज़ बेसिकली जो फार्मर्स के राइट है, ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती है, बाकी कुछ खास नहीं है। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स एंड फूड एग्रीकल्चर लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट है, ठीक है, लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट है ये भी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2001 एंटर्ड 2004 में। एनॉर्मस कंट्रीब्यूशन जो है फार्मर्स का उसको लिया जाए। प्लांट जेनेटिक मटेरियल जो है उसको सही से ब्रीडिंग, साइंटिफिक रिसर्च, एक्सेस, ये सब किया जाए। एंड यहाँ पर जो बेनिफिट्स है डिराइव यूज़ ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल, ये सब कुछ लाया जाए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, लीगल फ्रेमवर्क है, ठीक है, और इंडिया जो है वो इसका पार्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि टेक्निक जो है ना, प्लांट वेराइटीज़ को प्रोटेक्ट करने की अलग अलग टेक्निक होती है। एक है फील्ड जीन बैंक, दूसरा है इन विट्रो जीन बैंक, और तीसरा है क्रायो बैंक। इसमें फील्ड जीन बैंक क्या होता है, सिंपल एंड ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी होती है ये, ठीक है। एंड इसमें इन विट्रो अगर आप देखोगे तो वायरस एलिमिनेशन, इमीडिएट एक्सेसिबिलिटी, ये सब हमें देखने को मिलता है। एंड क्रायो बैंक मिनिमम स्पेस जो है इसको रिक्वायर्ड रहती है। तो क्या है, कुछ फीचर्स आपको इसमें से पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, PBNJ, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर, ठीक है। ये इंडिया जो इसका पार्टी है UN क्लॉज का, UN क्लॉज आपको पता है, नॉटिकल माइल्स, ये सारी चीज़ें इसमें ली जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी उसी की तरह हमें देखने को मिलती है कि भाई UN क्लॉज जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव लॉ एंड ऑर्डर इन द वर्ल्ड ओशन के बारे में बात करता है। तो इसमें इंटरनल वाटर जो है ये कौन से कहे जाते हैं, 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा टेरिटोरियल सी होता है। देन उसका 200 नॉटिकल माइल जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमें देखने को मिलता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो कितना होता है, ये सारी चीज़ें इसमें बेसिकली हमें देखने को मिलती है। टेरिटोरियल सी मतलब सोवन टेरिटरी होती है ना। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब जो भी वहाँ पर मतलब इकोनॉमिकली कुछ मिल रहा है तो उसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आ रहा है साइट्स,
कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा फोना दोनों आते हैं, ठीक है, साइड्स में। तो इसमें ट्रेड नहीं होना चाहिए, इलीगल तरीके से ट्रेड नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर इसमें अपेंडिक्स 1, 2, 3 है। स्पीशीज़ जो थ्रेटेंड है एक्सटेंशन के साथ, इसका ट्रेड जो इंटरनेशनल ट्रेड प्रोहिबिट होता है। दूसरा, नॉट नेसेसरली अभी थ्रेटेंड नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे थ्रेटेंड हो जाए, ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर। और तीसरा जो अपेंडिक्स 3, प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट वन कंट्री, एक आधे कंट्री में उसको प्रोटेक्ट जो है वो किया गया है। इस तरीके से 3 यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर अगर हम जाते हैं इंडिया और साइट्स, इतना कुछ ये नहीं, साइट्स थोड़ा है, आप इंटरनेशनल अग्रीमेंट है गवर्नमेंट के बीच में, और ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स का जो थ्रेटेंड है सर्वाइवल के लिए, उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाए। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका सेक्रेटरीट है। बाकी वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये आपने कई बार सुना होगा। उसी का अमेंडमेंट जो है यहाँ पर लाया गया है। स्केड्यूल्स आपको पता है, स्केड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 है ना। स्केड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, सिर्फ याद है आपको स्केड्यूल्स। स्केड्यूल 1 में एकदम खास प्रोटेक्टेड, स्केड्यूल 2 पार्ट 2 में खास प्रोटेक्टेड, 3 जो है उसमें कौन थे, 4, 5। अब यहाँ पर हुआ है कि जो स्केड्यूल्स थे हमारे, ठीक है, जो हमारे स्केड्यूल्स थे टोटल 6 स्केड्यूल्स, उनमें से 6 स्केड्यूल्स में से अब 4 स्केड्यूल जो है वो बनाए गए हैं। 4 स्केड्यूल प्लस उसमें एक स्केड्यूल जो है वो ऐड किया गया है, समझ रहे हो आप। तो मतलब टोटल अब 4 स्केड्यूल जो है उसकी बात की जा रही है। तो इम्पॉर्टेंट सबसे पहले तो जो चीज़ है वो स्केड्यूल के बारे में ही है। तो स्केड्यूल का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6 स्केड्यूल फॉर स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स 4 एंड वर्मिन्स के लिए एक बनाया गया है, वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन क्लास ऑफ फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बेसिकली हमें देखने को मिल रही थी। अभी यहाँ पर अगर हम नया वाला देखते हैं तो नए वाले इसमें स्केड्यूल जो है उसको 6 से 4 कर दिया गया है। नया स्केड्यूल, न्यू स्केड्यूल ऑफ स्पेसिमेन जो है ये ऐड किया गया है एक, ठीक है। बाकी वर्मिन्स जो है उसका निकाल दिया गया, उसका हटा दिया गया है। एंड वाइल्ड एनिमल्स जो है डिक्लेयर किए जाएंगे वर्मिन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कौन यहाँ पर करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको यहाँ पर पावर बेसिकली दी गई है। एंड उसी के साथ यहाँ पर मैनेजमेंट अथॉरिटी, साइंटिफिक अथॉरिटी, ये यहाँ पर डेसिग्नेशन दिए गए हैं। कौन कौन सी बॉडीज़ आती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एंड सेंट्रल जू अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है तो वाइल्ड लाइफ आ गया, टाइगर वाइल्ड लाइफ है तो ये भी आ गया, सेंट्रल जू अथॉरिटी, सेंट्रल जू में वाइल्ड लाइफ होता है तो वो भी आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है इसका। देन कंट्रोल जो है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के हाथ में रहेगा। हर स्टेट में उससे परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। एंड कोई भी कंपेंसेशन, नए सेक्शन जो है 42 सरेंडर ऑफ कैप्टिव एनिमल अगर कोई उसको सरेंडर हो रहा है तो कोई कंपेंसेशन जो है नहीं दिया जाएगा सरेंडरिंग पर, ठीक है। फिल्म मेकिंग के लिए सिर्फ कुछ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर हटाए गए हैं कि परमिट किया जाएगा फिल्म मेकिंग के लिए। चीता री इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिल रहा है। 8 वाइल्ड अफ्रीकन चीता जो है, 5 फीमेल 3 मेल, इनको कूनो जो मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है उसमें लाया गया प्रोजेक्ट चीता के तहत। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में, ठीक है। चंपा जो है उसके द्वारा फंड किया गया है। अब यहाँ पर जो बेसिकली देखिए अफ्रीकन जो चीता है वो यहाँ पर क्या है, क्या अफ्रीका से क्यों ला गए। ईरान में तो हमें इंडिया वाला देखने को मिलता है क्योंकि अफ्रीकन जो बेसिकली एशियाटिक चीता जो है वो यहाँ पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उसकी ट्रेडिंग मतलब ये नहीं हो सकता है लाना ले जाना। सदर्न अफ्रीका हाईएस्ट पॉपुलेशन है ना, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। बाकी IUCN जो है इनका स्टेटस क्या है दोनों का, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्योंकि ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पर। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अफ्रीकन चीता हंट डोंट रोर, ये रोर नहीं करते हैं, ये इनका मेन फीचर है। बाकी अफ्रीकन और एशियाटिक चीता में डिफरेंस जो है काफ़ी गहराई में होना बहुत ज़रूरी है। इसका वल्नरेबल है, इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और अफ्रीकन जो है ये यहाँ पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा है फिजिकल, इसमें ये बड़े होते हैं और ये एशिया वाले थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है, स्मॉलर होते हैं। और लिमिटेड स्पेशली मीडियम साइज्ड प्रे जो है वो इनका हमें देखने को मिलता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी लोकल मैस्कॉट नाम जो है चिंटू चीता, ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है।
देन उसके बाद कूनो नेशनल पार्क जो है उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। रिवर जो है पेरिनियल कूनो रिवर जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर 50 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है 2023 में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 9 टाइगर रिजर्व इनिशियली हमें देखने को मिल रहे थे, देन उसको बढ़ाया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है ना। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इंडियन टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर नेटिव स्पीशीज़ है एंड इसका एंडेंजर्ड जो है वो हमें कैटेगरी देखने को मिलती है। अलग अलग जगहों पर मध्य प्रदेश में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर जो है वो पाए गए हैं। रिसेंटली डिक्लेयर टाइगर रिजर्व जो है रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व है राजस्थान गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश ने नोटिफाई किया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्न तो मतलब उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ठीक है, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान यहाँ पर डिक्लेयर हुए हैं नए टाइगर रिजर्व। यहाँ पर ये मेज रिवर है, ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबाल रिवर, ठीक है। रामगढ़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अगेन क्रिटिकल एंडेंजर्ड एंड इसने ऑर्डर किया है पावर कंपनी राजस्थान गुजरात टू मेक हाई टेंशन पावर लाइन अंडरग्राउंड, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी उनकी जान जो है वो जा रही है। एरिड सेमी एरिड ग्रासलैंड जो उसमें हमें देखने को मिलता है एंड राजस्थान के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। नेक्स्ट 33rd एलिफेंट रिजर्व, तेराई एलिफेंट रिजर्व जो है उसको यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व किया गया है। तेराई एलिफेंट रिजर्व ये भी एंडेंजर्ड है, इसमें भी अफ्रीकन भी आते हैं। तो अफ्रीकन का क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और यहाँ पर जो इन्वेजिव स्पीशी, इन्वेजिव मतलब क्या है कि भाई इन्वेड कर लेता है, ये हमारी टेरिटरी है, ये हमारी टेरिटरी में हम बड़े प्यार से रह रहे हैं, लेकिन कुछ इन्वेजिव स्पीशीज आएगा और वो यहाँ पर कब्जा कर लेगा और हमारी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी और उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व जो है वो थ्रेट इन्वेजिव स्पीशीज से फेस कर रहे हैं, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड टाइगर रिजर्व, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ 1 हॉर्न राइनोस हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। 18 इन्वेजिव स्पीसीज जो है वो यहाँ पर अपना ले रहे हैं, ठीक है। बाकी इन्वेजिव स्पीशीज़ अगर हम देखते हैं तो वाटर हाइसिंथ ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इन्वेजिव स्पीशीज़ है। बाकी यहाँ पर रेड ईयर्ड टर्टल जो है ये भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ बेसिकली इन्वेजिव स्पीशीज़ जो है देखने को मिलते हैं। इको सेंसिटिव जोन, यहाँ पर मिनिमम 1 किलोमीटर मैंडेटरी, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द कंट्री शुड हैव मैंडेटरी हैव मिनिमम 1 किलोमीटर ऑफ इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। तो ये यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है। सभी स्टेट्स यूनियन टेरिटरी मिनिमम इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड, मिनिमम कितना रहेगा वो नहीं, ठीक है, अप्लीकेबिलिटी में। तो ये सारा चीज़ हो गई। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो है लिस्ट बनाएंगे एंड सबमिट करेंगे 3 मंथ्स में। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एंड फ्रेजाइल एरिया जो है प्रोटेक्टेड एरिया है ना, ये सारी चीज़ें उसमें प्रोहिबिट कैटेगरीज जो है प्रोहिबिटेड, कमर्शियल माइनिंग ये सब कुछ प्रोहिबिट रहता है। ट्री को गिराना ये सब थोड़ा रेगुलेटेड इसमें रहता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये सब परमिसेबल रहता है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम अगर देखें तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो यहाँ पर तमिलनाडु ने इशू किया है। आरिटपति एंड मीनाक्षीपुरम विलेज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन स्टेट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हो तो ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ये सब इम्पॉर्टेंट है। नेशनल पार्क हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन वहाँ पर रहता है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो हमें मेन देखने को मिलता है। बाकी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा किया जा सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है। अगेन हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडमान निकोबार में है, हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ये भी आ सकता है। देन कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व जो है स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट किया जा सकता है। टाइगर रिजर्व अगेन यहाँ पर टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी इनके द्वारा गवर्न किया जाता है, ठीक है। बाकी प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो न्यूज़ में चल रहे हैं वो बेसिकली ये सब हमें देखने को मिल रहे हैं। ब्लैकबेरी सेंचुरी राजस्थान में, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में। तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो न्यूज़ में चल रहे हैं ये आप यहाँ से मैप से काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है वो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अलग अलग जगहों पर जो टाइगर रिजर्व है वो यहाँ पर दिए हुए हैं।
उनके बारे में थोड़ी एक नज़र, सेपरेट वीडियो तो वैसे ही बनाऊंगा, लेकिन अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। बाकी एशियाटिक लायन, जैसा मैंने आपको कहा, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हमें देखने को मिलता है ये। स्नो लेपर्ड वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। नीलगिरी थार अगेन एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। रेड पांडा एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ग्रेट 100 वल्नरेबल है, ठीक है, मणिपुर में एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। फिशिंग कैट वल्नरेबल कैटेगरी में। तो ये पेंगोलिन एंडेंजर्ड है, पेंगोलिन की काफ़ी तस्करी जो है वो होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में ध्यान में। गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। ओलिव रिडले टर्टल वल्नरेबल है। रेड क्राउन रूफ टर्टल क्रिटिकल एंडेंजर्ड है ना। तो ये जो है कुछ ऐसे हैं जो आपको एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं, डायरेक्ट पूछे सकते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022, फॉरेस्ट कंजर्वेशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें आप देखोगे तो फॉरेस्ट के बारे में कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे कंजर्व किया जाए, ये सारी चीज़ें इसमें बेसिकली क्या हुआ है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल है 2003 उसको रिप्लेस किया गया है। स्क्रीनिंग कमेटी ये कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी के द्वारा, एटलीस्ट ट्वाइस एवरी मंथ ये मिलेगी। और जो स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी है ये यहाँ पर एग्जामिन करेगी जो भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। एडवाइजरी कमेटी भी यहाँ पर रहेगी एडवाइस करने के लिए। 5 to 40 हेक्टर्स में कोई भी माइनिंग प्रोजेक्ट जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ फलाना चीज़ें जो है वो दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। तो छत्तीसगढ़ ने रिकॉग्नाइज किया कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट ऑफ ट्राइबल्स ऑफ कंगर घाटी नेशनल पार्क, ठीक है। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, एक कम्युनिटी है उनके फॉरेस्ट के अधिकार, क्योंकि फॉरेस्ट तो गवर्नमेंट की किसी की नहीं है, लेकिन यहाँ पर कम्युनिटी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो उनके यहाँ पर राइट जो है उसके बारे में देखना। तो ये सेकेंड प्रोटेक्टेड एरिया कंट्री में बनता है सिम्पलीपाल उड़ीसा के बाद, ठीक है, जहाँ पर ये राइट रिजर्व किए गए। मतलब उड़ीसा के बाद अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो है वो बन रहा है, आजू बाजू के पास के स्टेट्स। यहाँ पर कॉमन फॉरेस्ट लैंड है जो ट्रेडिशनली प्रोटेक्ट कंजर्व की गई है पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट शेड्यूल्ड ट्राइब अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट में आती है। एंड अथॉरिटी ग्राम सभा को दी जाती है कि वो लोकल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो है उसको अडॉप्ट करें, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर अदर फॉरेस्ट रिलेटेड न्यूज़ जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। वेटलैंड, कोस्टलैंड एंड ओशन, न्यू रामसर साइट जो है वो हमें देखने 26 न्यू वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रामसर कन्वेंशन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली रामसर कन्वेंशन अगर आप देखोगे इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। रामसर जो है वहाँ पर किया गया था एंड 172 कंट्रीज़ है, इंडिया जो है वो पार्टी है। 6 फॉर्मल रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज पार्टीज़ है इसमें, इतने हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, कार्बन सिंक जैसे मैंने आपको कहा उसको प्रोटेक्ट करने में काम आता है। हैबिटेट है काफ़ी वाइड रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, जो शॉक ऑब्जॉर्बर है, वाटर स्टोरेज होता है, लाइवलीहुड क्रिएट करता है, किडनी है लैंडस्केप की। तो इतने नए जो है वो टोटल हमें 75 देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर वेटलैंड को आइडेंटिफाई करने के लिए 9 क्राइटेरिया जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। हालांकि ये पूरे एनवायरनमेंट का जो चैप्टर है हमारा उसमें कवर किया हुआ है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं पूरे 9 के 9। बाकी रामसर साइड, चिल्का लेक, नंबर ऑफ इरावदी डॉल्फिन जो है वो हमें देखने को मिलती है, वहाँ से गिरावट हुई है। सुंदरबन वेटलैंड है, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड है, लोकतक लेक है, ठीक है। आइलैंड प्रोटेक्शन जोन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अप्रूव किया है यहाँ पर। एंड नेशनल कोस्ट जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी जो उसने रिकमेंड किया है गैस बेस्ड पावर प्लांट विद इन 3 एरिया बिटवीन 200 to 500 मीटर, जिससे आइलैंडर्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है, मतलब जो आइलैंडर्स हैं उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट यहाँ पर मीट हो जाए एंड डिपेंडेंसी जो उनकी रिड्यूस हो जाए। तो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लू फ्लैग बीचेस, ये आपको पता होगा, जो ब्लू फ्लैग दिए जाते हैं तो ये अवार्ड किया जाता है डेनमार्क बेस्ड नॉट फॉर प्रॉफिट एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर FEE के द्वारा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर ब्लू फ्लैग जो है वो अलग अलग बीचेस को दिए जाते हैं। उसके कुछ कैटेगरीज़ हैं कि वो किस तरीके से, सेफ्टी किस तरीके से हैं, देन उसके बाद एनवायरमेंट एजुकेशन किस तरीके से वहाँ पर हो रहा है, एक्सेसिबिलिटी कैसी है, टॉयलेटरी कैसी है, ये सारे अलग अलग चीज़ें उसमें हमें देखने को मिलती है। तो कैटेगरीज अगर हम देखते हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन, वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड सर्विसेज, ये सब देखने को मिलता है। और इतने इंडिया में ब्लू फ्लैग बीचेस जो है वो दिए गए हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए, आ सकता है कि इसमें से कौन कौन से है, कौन कौन से नहीं है। और मोस्टली यहाँ पर सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट जो है वहीं पर
देखने को मिल रहे हैं, नदर्न पार्ट में एक भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब उसका उसका सीधा सीधा कारण है कि जो बीचेस है वही यहाँ पर है ना। तो मतलब इतना थोड़ा ध्यान में रखना। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पर हमें देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर कोरल्स के बारे में यहाँ पर आपको पता रहना चाहिए। इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल्स है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं जूस एंथेले के साथ, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। टाइप ऑफ हार्ड कोरल, सॉफ्ट कोरल्स होते हैं। हार्ड कोरल प्राइमरी रीफ बिल्ड करते हैं, सॉफ्ट कोरल्स जो है वो उनका स्ट्रॉन्ग स्केलेटन नहीं होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, बाकी डाइवर्सिटी रिलेशन, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, अर्थ अवार्ड, ओन लैंड, ये सब ठीक है, वही है सब। रिपोर्ट एंड इंडाइसेस, तो ये सब रिपोर्ट एंड इंडाइसेस जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। देन यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क यहाँ पर आ रहा है। इंडिया को 121 आउट ऑफ 163 रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में। ये 2012 में लॉन्च किया गया था। टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज, साइंटिफिक, ये सब रख के ऑब्जेक्टिव क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो सही तरीके से बैठने चाहिए कि सस्टेन आगे तक चीज़ें जो है वो बढ़ सके। हमारे जो बच्चे रहेंगे, बच्चों के बच्चे रहेंगे, वो भी सब कुछ उपभोग कर सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो बेसिकली इंडिया का परफॉर्मेंस जो है इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी आप देखो, आपको अगर याद रखना है नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की तरफ मैं नहीं भेजूंगा। मतलब कॉस्ट बेनिफिट यहाँ पर कम हो जाता है। इतना याद रख के एक क्वेश्चन मिला तो मिला, उससे ज़्यादा छोड़ने को पड़ता है एक क्वेश्चन यहाँ पर। इंडिया जो है बस इतना याद रखना, स्लीप हुआ है फ्रॉम थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर, स्लीप हुआ है, नीचे गिरा है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी सस्टेनेबल यहाँ पर SCIAP अप्रोच पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बस यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम याद रखिए। ह्यूमन सेटलमेंट ऑब्जेक्टिव है सोशली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन सिटीज़ जो है उसको प्रोवाइड किया जा सके। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहते हैं। बाकी इंडिया का फर्स्ट सोवन ग्रीन बॉन्ड जो है फ्रेमवर्क, वो देखने को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ग्रीन बॉन्ड निकाला है। तो यही ग्रीन प्रोजेक्ट जो होते हैं उसको फंड करने के लिए रिन्यूएबल क्लीन ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यहाँ पर एलिजिबल प्रोजेक्ट्स हैं ग्रीन बॉन्ड के लिए। बाकी ब्लू बॉन्ड हमें देखने को मिलता है जो ओशन से रिलेटेड है। ऐसा क्वेश्चन सीधा आया है कि ये किससे रिलेटेड है। देन ग्रीन परमिट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक्सटेंड किया टेन्योर ऑफ ग्रीन परमिट्स। यहाँ पर रिवर वैली प्रोजेक्ट जो होते हैं न्यूक्लियर पावर, उनको ग्रीन परमिट्स यहाँ पर दिए जाते हैं। एंड क्लाउड फॉरेस्ट एसेट्स, रिसेंटली क्लाउड फॉरेस्ट एसेट फाइनेंशियल वैल्यूबल नेचर बेस्ड सोल्यूशन हमें देखने को मिला है। बेनिफिट क्या है क्लाउड बेस्ड क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड का, रिसोर्स मोनेटाइज हो जाता है ना। बेसिकली क्या हो रहा है, रिसोर्स मोनेटाइज है। क्या क्लाउड फॉरेस्ट क्या है, तो यहाँ पर एरिया जो फॉरेस्ट कवर ग्रेटर दैन 10% एंड फॉग प्रेजेंट ग्रेटर दैन 70%, तो यहाँ पर क्लाउड फॉरेस्ट उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये 1500 से 3000 अबव सी लेवल होता है। ये आपको टर्मिनोलॉजी आ सकती है, क्लाउड फॉरेस्ट क्या है। तो एरिया विथ फॉरेस्ट कवर, ऐसा एरिया जहाँ पर फॉरेस्ट कवर है ग्रेटर दैन 10% एंड फॉग जो है वहाँ पर 70% ज़्यादा प्रेजेंट है। मतलब धुक्का भी है और फॉरेस्ट भी है, ठीक है। शॉर्टर स्ट्रीम, मॉसेस एंड फर्न, ब्लैंकेट डेंस ग्राउंड क्लाउड्स, कूलर एंड वेटर देन अदर फॉरेस्ट, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो यही आपको यही आ सकता है सिर्फ। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं हम अल्टरनेटिव फ्यूल एंड एनर्जी रिसोर्स। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, उसने स्टैब्लिश किया इंडिया का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट, ठीक है। NIOT जो है ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में, उसने ये लॉन्च किया है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ओशन थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको हो सकता है, ओशन थर्मल एनर्जी, एनर्जी बाय हार्नेसिंग टेम्परेचर डिफरेंस। जो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर होता है ना, जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है वाटर वेपर है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, वार्म सरफेस सी वाटर, यहाँ पर इवापोरेशन, इवापोरेटर है, इवापोरेशन से वाटर वेपर जा रहे हैं, टरबाइन को रोटेट कर रहे हैं, कंडेंसर में आ रहा है, ठंडा हो रहा है एंड देन फ्रेश वाटर बाहर आ रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर, ओशन सरफेस वाटर एंड डीप ओशन वाटर, डीप ओशन वाटर जो है वहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। अदर फॉर्म ऑफ ओशन बेस्ड एनर्जी, उसमें वेव एनर्जी आता है, उसमें करंट एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है कोल गैसिफिकेशन।
यूनियन गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कंसेशन 50% रेवेन्यू शेयरिंग ऑफ कोल गैसिफिकेशन, 50%, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है आपको, 50% यहाँ पर कंसेशन जो है वो दिया गया है। कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस है कोल को सिंथेटिक गैस जो है उसमें कन्वर्ट करने का, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन सीतु प्रोसेस ये होती है, एक्स सीतु नहीं होती है, आ सकता है एक्स सीतु है, इन सीतु है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल के जनरेशन पता होना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन एडिबल बायोमास, सेकेंड जनरेशन नॉन एडिबल, एडिबल में शुगर केन व्हीट, नॉन एडिबल में ग्रास वेस्ट, थर्ड जनरेशन एल्गी बायोमास एंड फोर्थ जनरेशन में ब्रेक थ्रू पायरोलिसिस। ये सब हमें देखने को मिलते हैं, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देन नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने नोटिफाई किया नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। ये कंटिन्यू रहेगी 25-26। बजट एलोकेशन जो है अभी यहाँ पर बढ़ाया गया है, ठीक है। एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तन महाभियान, ये जो कुसुम स्कीम है, कुसुम स्कीम यहाँ पर उसके कंपोनेंट जो है वो क्या है, जो ग्रिड कनेक्शन है रिन्यूएबल प्लांट का वो यहाँ पर दिया जाए, इंस्टॉल किया जाए। स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप जो है वो लगाया जाए। पहले तो प्लांट लगाना है, फिर पंप लगाना है, फिर सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फीडर्स, जो फीडर्स होते हैं ना वो, ग्रिड एग्रीकल्चर पंप। तो ये तीन चीज़ें जो है यहाँ पर लगाने की बात की जा रही है। तो सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप एंड सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड एग्रीकल्चर पंप, ठीक है, जिससे कि एक्स्ट्रा इनकम जो है यहाँ पर बेसिकली हो जाए, जो फार्मर्स हैं उनको एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पर हो जाती है। पुरानी स्कीम है। देन उसके बाद बाकी सोलर एनर्जी से रिलेटेड न्यूज़ जो है यहाँ पर दिए गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी रूल जो है 2022 का वो यहाँ पर लाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ पावर नोटिफाई इलेक्ट्रिक प्रमोशन रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल 2022। इसमें डिमांड सप्लाई ऑफ ग्रीन पावर फ्रॉम डिस्कॉम, ये यहाँ पर डिस्कॉम आपको पता है भाई लॉस में चल रहा है सब, है ना। तो ये सब जो है ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी जो उसको बढ़ाना है, सर्टिफिकेशन जो है ग्रीन सर्टिफिकेशन वो प्रोवाइड करना है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा अगर ऑप्शन आते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी एनर्जी इफिशिएंसी, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो फोर्स में आया है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, एनर्जी कंजर्वेशन जो प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग एनर्जी कंजम्पशन एंड प्रमोटिंग एनर्जी इफिशिएंसी, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी जो कंजर्वेशन है उसको प्रमोट करना है, एनर्जी कंजम्पशन जो है उसको रेगुलेट करना है सही तरीके से। जो भी हम एनर्जी यहाँ पर यूज़ करते हैं उसको रेगुलेट करना है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो उसको एम्पावर करता है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग जो स्कीम है उसको यहाँ पर देख सकें। ये भी यहाँ पर स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जो है ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, नीति आयोग ने यहाँ पर लॉन्च किया है, ये बस आपको इतना पता रहना चाहिए। तो बाकी इतना कुछ खास नहीं है। देन उसके बाद बाकी ये हो गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेचुरल फार्मिंग में हमें जो बीजामृत है वो देखने को मिलता है। इसमें ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स यूजिंग काउडंग, यूरिन एंड लाइम बेस्ड फॉर्मेशन, ये यहाँ पर होता है। बीजामृत है ना, बीज एंड अमृत, अमृत मतलब काउडंग, यूरिन, ये सब होता है। तो इन दोनों का मिक्सचर, ट्रीटमेंट ऑफ सीड यूजिंग काउडंग, यूरिन एंड लाइम बेस्ड फॉर्मुलेशन। जीवामृत, जीवामृत मतलब जीव एंड अमृत, ठीक है, मतलब प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल यूजिंग काउ यूरिन, डंग, पल्सेस, जागरी, ये सब। जीव मतलब क्या, ज़मीन, सॉइल उसको जीव देती है सीड्स को, तो वो। एंड मल्चिंग, इसमें माइक्रो जो क्लाइमेट यूजिंग डिफरेंट मल्चेस, तो ये मल्चिंग बेसिकली होता है, ठीक है। एंड प्लांट प्रोटेक्शन, ये बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस इन्वॉल्व एक्टिवेशन ऑफ अर्थवर्म इन दी सॉइल। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग के बारे में पता रहनी चाहिए। बेनिफिट्स तो काफ़ी सारे हैं, हेल्दी सॉइल, इरोजन नहीं होता है ना, अच्छे खासे, ये सब इजी है। केमिकल फ्री होती है बेसिकली, केमिकल फ्री, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में क्या फ़र्क है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ओपन फॉर यूज़ ऑफ फार्म ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल इनपुट्स, नो एक्सटर्नल इनपुट्स, कुछ भी यूज़ नहीं किया जा रहा है, कुछ भी यूज़ एक्सटर्नल कुछ भी यूज़ नहीं किया जा रहा है, सब देसी जो है वही सब लाया जा रहा है ना। यहाँ पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है।
ओपन माइक्रोन्यूट्रिएंट करेक्शन थ्रू यूज़ ऑफ मिनरल्स का यूज़ हो रहा है इसमें। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जो है वो, मिनरल्स जो है वो अलाउड नहीं होते इसमें, मिनरल्स अलाउड होते हैं, मिनरल्स। देन प्लोविंग, टिल्टिंग, मिक्सिंग मैन्योर, वीडिंग, ये यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं, इसका कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। वाइडली पॉपुलर है ये डेवलप होने का, क्योंकि कुछ भी यूज़ नहीं करना, इसमें काफ़ी लिमिटेशंस आ जाते हैं। देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2023 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, यूनाइटेड नेशन 2021 ने भी अडॉप्ट किया इंडिया का प्रपोजल कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, यहाँ पर मिलेट्स को जो अवेयरनेस है वो स्प्रेड करने के लिए, है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है ये टाइप्स ऑफ मिलेट, उसमें मेजर मिलेट्स, माइनर मिलेट एंड स्यूडो मिलेट्स आते हैं। मेजर में जवार, बाजरा, रागी, ठीक है, ये आ जाएंगे। देन उसके बाद मतलब सॉर्गम, पर्ल मिलेट एंड फिंगर मिलेट, सॉर्गम, पर्ल मिलेट एंड फिंगर मिलेट। देन जो माइनर है उसमें ककुम, चेन्ना, कुट्टी, गुटकी, देन सनवा, देन कोडन, तो ये हमें देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर स्यूडो में कुच्चू एंड राजगिरा, ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्रोटीन काफ़ी अच्छा होता है उसमें, मतलब हेल्दी होता है, इसलिए मिलेट जो है उसको प्रमोट करने की यहाँ पर बात की जा रही है। देन डायरेक्ट सीडेड राइस, डायरेक्ट सीडेड राइस ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट सीडेड राइस बेसिकली सिर्फ फ़र्क ये है कि लेबर को सेव करता है ना, मैच्योरिटी 7 to 8 डेज़ में आ जाती है, यही सिर्फ है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर मिसलेनियस में है राइट टू रिपेयर, कि भाई आपका कुछ ख़राब हो रहा है, प्रोडक्ट ख़राब हो रहा है, तो उसको रिपेयर जो है उसके लिए, मतलब जैसे होती है ना कंपनीज है, फॉर एग्जांपल अगर समझ लीजिए मैं एक हाइपोथेटिकल बता दूँ, BMW या मर्सिडीज़, इनके प्रोडक्ट आपको नॉर्मल इसमें दुकान में बाहर नहीं मिलेंगे, उनके शोरूम में ही मिलेंगे। तो ये है कि भाई रिपेयर अगर आपको कुछ ख़राब हो जाता है तो बाहर भी अवेलेबल हो, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर है। मोबाइल बोलिए, ऑटोमोबाइल बोलिए, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं। देन डैम सेफ्टी एक्ट अगेन कवर किया हुआ है, काफ़ी पुराना है ना। लास्ट डैम में इंडिया 3rd रैंक पर है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देन उसके बाद अलग अलग डैम जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। डीप सी माइनिंग एक्सप्लोरेशन जो होता है डीप सी में, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है यहाँ पर आ जाती है। सीबेड अथॉरिटी क्या है, तो ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इफेक्टिव प्रोटेक्शन जो है मरीन एनवायरनमेंट का वो यहाँ पर प्रोवाइड करती है। 168 मेंबर्स है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी रिपोर्ट एंड इंडाइसिस, अगेन रिपोर्ट एंड इंडाइसिस। बाकी ज्योग्राफी अगर आप देखोगे, ज्योग्राफी के यहाँ पर अलग है, तो उसमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये सब ज्योग्राफी के जो भी कॉन्सेप्ट है कुछ नया नहीं होता है। तो ये ऑलरेडी मैंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोर्स बोलिए MM अकेडमी ऐप पर, जो MM अकेडमी है वहाँ पर कवर किया हुआ है। प्लस आपको जो ज्योग्राफी के लेक्चर्स है उसमें सब कुछ यहाँ पर कवर हो जाएगा। प्लस काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि IUCN स्टेटस जो है वो सब मैंने इंक्लूड किया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो वहाँ से आप ले सकते हो। प्लस आप इंस्टाग्राम पर डाउट पूछ सकते हो, मयूर मोगरे आपको सर्च करना है, ठीक है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। ला नीना, अल नीना ये भी आपको पता होगा। काराकोरम एनोमली, ये क्या काराकोरम एनोमली जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली क्या हो रहा है, सब जगह की बर्फ़ पिघल रही, काराकोरम की नहीं पिघल रही, बस यही एनोमली है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जोशीमठ लैंड, ये आपको मेंस के लिए काम आएगा बेसिकली, ये प्रीलिम्स के लिए मुझे नहीं लगता इतना कुछ काम का है। बस लैंडस्लाइड होती क्यों है, लैंड सब्सिडेंस क्यों होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक्सट्रैक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्टोनिक मूवमेंट, मेल्टिंग ऑफ आइस शीट, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें कारणीभूत है। साइक्लोन आसानी बेसिकली श्रीलंका जो उसने नाम दिया हुआ है, बाकी हमारे बे ऑफ बंगाल में आया था, तो यही इम्पॉर्टेंट है। डिज़ास्टर ये कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद हमें ये कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल पार्टनरशिप है नेशनल गवर्नमेंट की। रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम जो है क्लाइमेट डिज़ास्टर रिस्क के लिए इंडिया जो है वो मेंबर है। देन उसके बाद ये बाकी डिज़ास्टर रिलेटेड न्यूज़ जो है आप यहाँ पर देख सकते हो। देन उसके बाद मामलू केव जो है वो यहाँ पर आता है। मेघालय, ये ठीक है कहाँ पर है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो ये मेघालय में है। उसे लिस्ट किया गया है वन ऑफ द फर्स्ट 100 IUGS इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोलॉजिकल साइंस, ठीक है। तो ये है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोलॉजिकल साइंस ये क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, 1961 में फाइंड की गई थी।
स्टडी ऑफ जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसको स्टडी करने के लिए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल साइंस काउंसिल है ये। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोलॉजिकल साइंस, ठीक है, कब 1961 में फाउंड की गई थी। ये ISC जो है इंटरनेशनल साइंस काउंसिल उसका मेंबर है, और ये स्टडी जो है जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की उसको इनकरेज करता है। और जो मामलू केव है मेघालय में, वो फर्स्ट ये रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। तो बस इतनी यहाँ पर चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये केव के बारे में 4th लॉन्गेस्ट केव है, ठीक है, खासी हिल्स में हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो बाकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर आपके सामने ऑलरेडी है। प्लेसेस जो न्यूज़ में चल रही है इंडिया में, वो आप सीधे मैप के थ्रू यहाँ पर देख सकते हो, ये कोई समझाने वाली बात नहीं। रिवर जो न्यूज़ में चल रही है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है। तो ये भी आप सीधा विजन ISK से डाउनलोड कर सकते हो सीधा साइट पर जाकर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो एनवायरनमेंट हमने यहाँ पर पूरा बेसिकली कवर किया है।